दोस्तों आप सभी का यूपीएससी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज में स्वागत है। इस टेस्ट सीरीज में हम लोग ज्योग्राफी के नेक्स्ट टेस्ट को देखेंगे, यानी टेस्ट नंबर 6 है ज्योग्राफी का, उसको हम देखेंगे। इसके पहले हमने ज्योग्राफी के 5 टेस्ट को मिलाकर 100 क्वेश्चन के साथ हमने हमारा अभ्यास सीरीज का जो फर्स्ट टेस्ट था, फर्स्ट टेस्ट में हमने 5 टेस्ट यानी 5 वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं जिसमें 100 क्वेश्चन शामिल थे, और उसकी टोटल हमने व्याख्या के साथ पीडीएफ भी अपने टेलीग्राम चैनल स्टडी ऑन ईडीयू आईएएस पर अपलोड कर दी है। आपने अभी तक अगर वो टेस्ट नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं, क्योंकि वो इससे अलग है। उसमें हमने कॉन्टिनेंट से रिलेटेड जितने भी थे एंडोजेनिक प्रोसेस से, वो लगभग चीज़ों को उसमें सम्मिलित करके इंपॉर्टेंट सेक्शन को कवर किया है, और उन सब की सारी लेक्चर की लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगी, और हमारे इस टेलीग्राम चैनल के पर मिलने के साथ हमारे प्लेलिस्ट पर भी आपको अवेलेबल मिल जाएगी। और इसके इंपॉर्टेंस आप कोई स्टेट पीसीएस दे रहे हैं, यूपी पीसीएस दे रहे हैं, तो उसमें जो है सब में आपको बराबर इंपॉर्टेंस मिलेगी। ये जो अभ्यास टेस्ट 2 है उसमें ये पार्ट फर्स्ट है जिसमें क्वेश्चन 1 to 20 कवर करेंगे। ऐसे ही हम इसमें भी पार्ट टेस्ट 2 में भी 5 टेस्ट जो है कंडक्ट कर रहे हैं, जो 100 क्वेश्चन के साथ व्याख्या के साथ लास्ट में अपलोड करेंगे। इसकी पीडीएफ भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। तो अगर बात करें इसके पहले वाला जो टेस्ट फर्स्ट था जिसमें 5 टेस्ट हमने कवर किया है, उसमें आप देखेंगे तो कॉन्टिनेंट से रिलेटेड जो पहला लेक्चर जहां से जियोमॉर्फोलॉजी स्टार्ट होता है, तो वहां से आपको वो टेस्ट संबंधित था उससे 100 क्वेश्चन का। और जो सेकंड टेस्ट है उसमें जो है हम जो कवर करने वाले हैं, एक बात और बता दें, ये जो टेस्ट अब ले रहे हैं वो बाइलिंगुअल है। इसके पहले भी हम बाइलिंगुअल यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों रहेगा, तो दोनों मीडियम के स्टूडेंट के लिए ये पर्याप्त रहेगा, उनको सहायता करेगा। इसके अलावा हमने इसमें एक और इंपॉर्टेंट अपडेट किया है। अब क्वेश्चन के साथ हम आपको कुछ पिक्चर भी देंगे उस क्वेश्चन से रिलेटेड, ताकि आपका रिवीजन भी फुल हो सके व्याख्या के साथ, एक्स्ट्रा नॉलेज। ठीक है, इसमें दिया है और कौन कौन सा टॉपिक कवर करने वाले, यानी समुद्र तल की जो रिलीफ ऑफ द ओशन फ्लोर, इसके अलावा ओशियन फ्लोर के डिवीजन को कवर करेंगे, मूवमेंट ओशियन वाटर के मूवमेंट को कवर करेंगे, उसके टेम्परेचर को, लवणता को। इसके अलावा वायुमंडल के कंपोजिशन को देखेंगे, यानी वायुमंडल संरचना और संगठन कैसा है। इसके अलावा देखेंगे सौर विकिरण को देखेंगे, ताप संतुलन तापमान को देखेंगे, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन को देखेंगे और उसके इफेक्ट देखेंगे। इसके अलावा बात करें विंड सर्कुलेशन और वाटर और एटमॉस्फेयर में जो चेंज हो रहा है और वर्ल्ड क्लाइमेट चेंज को मिलाकर हम लोग 100 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो 5 लेक्चर में होगा। उसका कारण है क्योंकि लेक्चर काफी बड़े हो जाते हैं, 1 घंटे, तो छोटा छोटा रहेगा, आप सॉल्व भी कर लेंगे और आपको आसानी भी रहेगी। इसके अलावा बता दें हमारी जो पूरी टेस्ट सीरीज है यूपीएससी को लेकर, उसमें बैक ईयर के क्वेश्चन शामिल करके हम लगभग 5 से 6,000 क्वेश्चन जो है सम्मिलित किए हैं। 5,000 की टेस्ट सीरीज तैयार है, जिसमें हम अभी तक जो है लगभग 500 क्वेश्चन सॉल्व भी कर चुके हैं पिछले 1 हफ्ते के अंदर। ठीक है, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या किस क्वेश्चन में किसी भी लेक्चर से या फिर कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप टेलीग्राम चैनल पर मैं अपडेट तो देता ही हूं, और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा ये नंबर है, इस पर आप व्हाट्सअप या टेलीग्राम पर एसएमएस कर सकते हैं, आपको वहां से तुरंत जवाब मिल जाएगा। या आपको कोई पीडीएफ नहीं मिल रहा है तब भी आप इस पर एसएमएस करेंगे, आपको वो पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगी, क्लास से रिलेटेड या कोई भी। तो बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पूछा है, महाद्वीपीय मग्न तट यानी कॉन्टिनेंटल शेल्फ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 दिया गया यह महासागरीय भूपर्पटी क्रस्ट का हिस्सा है, यानी ओशनिक क्रस्ट का हिस्सा है। ऑप्शन 2 दिया गया यह पहाड़ों के दूरवर्ती क्षेत्रों में चौड़ा, निकटवर्ती क्षेत्रों में सकरा होता है। ऑप्शन 3 दिया गया यह कुल महासागरीय तटों का आधा भाग महाद्वीपीय मग्न तट यानी कॉन्टिनेंटल शेल्फ के अंतर्गत आता है। ऑप्शन 4 है जल की अस्थिर अवस्था इन क्षेत्रों की विशेषता है। तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बारे में आपको इसमें पूछा गया है कि किसमें इनमें से कौन सा कथन सही है। तो इसमें जो बताया है ऑप्शन 1 में कि ये ओशनिक क्रस्ट का हिस्सा है, तो ये गलत है। उसका कारण क्योंकि जो ओशनिक क्रस्ट है वो महाद्वीपीय क्रस्ट से अलग है, लेकिन यह महाद्वीपीय पर्पटी द्वारा ये बने हैं, जो महाद्वीपीय कॉन्टिनेंट है। ठीक है, यह भूमि के कटाव द्वारा उत्पन्न ग्रेनाइट और गाद से बने होते हैं। यह महाद्वीपीय
यह वह महाद्वीपीय भूमि है जो समुद्र तल के जलस्तर बढ़ने के साथ जलमग्न हो गई, यानी कॉन्टिनेंटल शेल्फ की बात कर रहा है। ये महाद्वीपीय क्रस्ट का हिस्सा है, लेकिन ये महासागरीय क्रस्ट से अलग है। ठीक है, इस प्रकार ऑप्शन एक अलग गलत है। अभी हम आपको आगे फिगर में समझाएंगे। इसके अलावा कथन 2 की बात करें तो कथन 2 जो है सही है, क्योंकि अगर बात करें महाद्वीपीय मंगल तट की औसत चौड़ाई 70 किलोमीटर होती है। साइबेरिया का अगर देखेंगे रशिया वाले एरिया, तो वो जो हिमाच्छादित तट है के साथ इस मंगल तट की चौड़ाई सबसे अधिक, यानी विश्व में सबसे चौड़ा अगर आपको कॉन्टिनेंटल शेल्फ देखना हो, अगर पूछा जाए कहाँ है, तो साइबेरिया यानी रसिया में है। ठीक है, लगभग 800 मील तक फैला हुआ है और यह मंगल तट चौड़ा भूमि ढाल के साथ इस प्रकार संबंधित है कि इसकी चौड़ाई निचले तटों यानी आर्कटिक साइबेरिया के पूर्व तट, पूर्वी उत्तरी अमेरिका और उत्तर पश्चिमी यूरोप के निकट अधिक और पहाड़ों तटों यानी पश्चिमी तटों में निकट संकीर्ण है। तो इस प्रकार देखेंगे ऑप्शन 2 जो है सही है। ऑप्शन 3 की बात करें, ऑप्शन 3 जो है गलत है, क्योंकि महाद्वीपीय मंगल तट कुल महासागरीय तट का लगभग 7.5% ही है। ठीक है, ये वे महासागरीय सीमांत क्षेत्र होते हैं जो समुद्र जलमग्न के साथ इनकी जो औसत गहराई होती है 150 से 200 मीटर होती है और महासागरों की ओर ढलान 1 से 3 डिग्री होता है। ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है, इसकी ढलान जो होती है कॉन्टिनेंटल शेल्फ की 1 से 3 डिग्री होती है। तो इस प्रकार ऑप्शन 3 गलत हो जाएगा। ऑप्शन 4 जो है सही है। ये जो जल होता है यहाँ पे जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ की बात कर रहा है, यह भूमि में मीठे पानी के अपवाह और समुद्र के अत्यधिक खारे पानी के बीच एक इको क्या ट्रांजिशन जोन होता है, यानी जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है वो ट्रांजिशन जोन में आता है। इस प्रकार देखेंगे ऑप्शन 4 सही है, यानी इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, 2 और 4। अब आपको हम पहले समझा देते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ है क्या। ये आप देख रहे हैं, ये महाद्वीपीय तट है। ठीक है, ये महाद्वीप है, यहाँ से ये है सी लेवल। तो जहां जहां कॉन्टिनेंट लिखा है वो पूरा महाद्वीप का भाग है, यानी कॉन्टिनेंटल शेल्फ आएगा। एक आपको क्रम ध्यान रखना, पहले कॉन्टिनेंटल शेल्फ आएगा, फिर फिर कॉन्टिनेंटल स्लोप आएगा, उसके बाद क्या आता है एबिसल प्लेन, यानी पूरा का पूरा इसके बाद ये ओशनिक में आ जाएगा। एबिसल हिल आता है, सी माउंटेन आता है, ओशिनिक ट्रेंच आता है और वोल्केनिक आइलैंड होंगे। तो ये सब जो है आप देखेंगे कि किसी भी आप ओशियन में ये फीचर्स पाए जाते हैं, यानी हर ओशियन में या आप बे में तो आपको इस प्रकार के फीचर मिलेंगे, यानी कॉन्टिनेंटल शेल्फ मिलेगा। यानी आप देखेंगे मैप में आपने देखा वर्ल्ड मैप के, जैसे भारत है, भारत के बगल देखेंगे हल्का नीला कलर है, उसके बाद गाढ़ा नीला है, यानी वो हल्का नीला कॉन्टिनेंटल शेल्फ है। जैसे जैसे चौड़ाई गहराई बढ़ रही है फिर कॉन्टिनेंटल शेल्फ, यानी पानी जो होता है नीले से हल्के नीले से गाढ़ा नीला होता है जाता है, तो क्या करें स्लोप भी बढ़ता जाता है और गहराई भी बढ़ती जाती है। तो ओशनिक ट्रेंच दुनिया में देखेंगे सबसे गहरा क्षेत्र है। ठीक है, समुद्र तल से गहराई के मामले में किया जाए, ये नेचुरल इतना ज्यादा गहरा है। ठीक है, इसके अलावा बात करें, आपने विश्व के सबसे गहरी ट्रेंच मरियाना ट्रेंच के बारे में सुना होगा। तो ये प्रशांत महासागर में स्थित है। ठीक है, जिसकी गहराई जो है लगभग 10,994 मीटर है, यानी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है सतह से, स्थल से देखेंगे 8,848 मीटर है और समुद्री एबिसल प्लेन से इसकी गहराई लगभग देखेंगे मरियाना ट्रेंच की 10,994 मीटर है। तो इस प्रकार देखेंगे दुनिया का सबसे गहरा ट्रेंच कौन सा है, मरियाना ट्रेंच, जिसकी गहराई जो है 10,994 मीटर है। ये तो समुद्र की बात हो गई। वहीं अगर बताए, ये तो नेचुरल है, वहीं बताए अगर ह्यूमन द्वारा अभी तक सबसे गहरा यानी पृथ्वी के अंदर तक खोदा गया क्षेत्र जो है वो ये डीपेस्ट होल है ऑन द अर्थ, जो मैन मेड है, ये साइबेरिया का कोला प्रायद्वीप में पाया जाता है डीपेस्ट होल। तो इस प्रकार की इसकी जो गहराई है वो लगभग 12 किलोमीटर तक खोदा गया है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है कि मैन मेड जो डीपेस्ट होल है ऑन द अर्थ, ये जो है 12.5 किलोमीटर यानी मरियाना ट्रेंच से भी गहरा है। मरियाना ट्रेंच की जो गहराई वो नापी जाती है सी फ्लोर से नापी जाती है, यानी आप देखेंगे जो एबिसल प्लेन है वहां से सी लेवल से देखेंगे तो वो पूरा एबिसल प्लेन से जो है 10 किलोमीटर नीचे है। सॉरी, एबिसल प्लेन जो सतह है उससे 10 किलोमीटर नीचे है। इसके अलावा बताएं जो 12 किलोमीटर खुदाई की गई है, आप देखेंगे ये ओशनिक क्रस्ट है, ये महाद्वीपीय क्रस्ट, यानी 5 से आप देखेंगे अभी पूरा जो है
ओसनिक क्रस्ट तक ये खोदा नहीं गया, यानी महाद्वीप के 12 किलोमीटर ही तक इंसान खोद पाया है। इसके अलावा ये सब एक्स्ट्रा जानकारी है, इसके पहले वाले लेक्चर में हमने जो इसके पहले टेस्ट हुआ है उसमें बता दिया है, तो आप एक बार वीडियो पॉज करके या इसकी पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे, वहां से आप जो है रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। ठीक है, यानी एक बार हम बताएं तो ये देखिए, पृथ्वी को 3 भागों में बांटा गया, क्रस्ट, मेंटल, कोर। उसके बाद अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर। ठीक है, तो अगर क्रस्ट को मेंटल से अलग करने वाले उसको क्या कहते हैं, मोहरिक डिसकंटिन्यूटी कहते हैं, जो लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच पाया जाता है। सॉरी, ठीक है, लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल को क्या कहते हैं, मोहरिक कहते हैं। और उसके अलावा क्रस्ट और मेंटल को अलग करने वाले क्या कहते हैं, कॉनरॉड कहते हैं। माय मिस्टेक, मैंने जो बताया ये क्रस्ट और मेंटल क्या अलग करता है, कॉनरॉड। और इसके अलावा मोहरिक जो होता है वो अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल को अलग करता है। इसके अलावा अगर बात करें जो अपर और लोअर मेंटल को देखेंगे, उसको क्या अलग करता है, रेपिथी। ठीक है, गुटेनबर्ग जो अलग करता है वो आउटर कोर को इनर कोर से अलग करता है। लेमन जो होता है वो अलग करता है आउटर कोर को इनर कोर से अलग करता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, आप देखेंगे जो मेंटल, आप मैग्मा जो देखते हैं, जो ज्वालामुखी उद्गार होता है वो स्टेनोस्फीयर से निकलता है, और स्टेनोस्फीयर अपर मेंटल का भाग है। ठीक है, यानी स्टेनोस्फीयर किसका भाग है, अपर मेंटल का भाग है, जहां पर मोल्टन लावा आपको मिलेंगे। ठीक है, जो जेली रूप में होता है। तो ये इसकी कुछ व्याख्या हो गई। इसके अलावा बात करें तो ये 3D डायग्राम है सी फ्लोर का, जिसमें आप देखेंगे इधर दोनों तरफ, क्योंकि इधर देखिए कॉन्टिनेंटल है, तो कॉन्टिनेंटल के बाद कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के बाद फिर देखेंगे इधर कॉन्टिनेंटल सेल्फ, सेल के बाद स्लोप, तो धीरे धीरे एब्सिसल प्लेन। इसके अलावा कुछ फीचर्स है, ये भी ध्यान रखना है। समुद्र के अंदर जो है आपको पाए जाएंगे ग्वेट पाए जाएंगे, ये भी ज्वालामुखी। एक सी माउंट पाया जाएगा, ज्वालामुखी से निर्मित संरचना है। सबमरीन वोल्केनो पाया जाता है, वेल्कोनिक आइलैंड पाया जाता है, जैसे आप पैसिफिक ओशियन में देखे होंगे। ठीक है, सबमरीन जो है कैनियन पाया जाता है। तो ये सब भी आपको कुछ संरचनाएं जो है आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इसके अलावा ये स्टेनोस्फीयर हमने बताया अपर मेंटल, अपर मोस्ट पार्ट मेंटल में पाया जाता है, जो वीक, जिसे वीक सतह कहते हैं, जहां से मोल्टन लावा निकलता है। तो इसके कारण क्या होता है, जब अपसारी होता है, 2 प्लेटों का फैलाव होता है, तो इसमें दिखाया गया है ये क्या पाई जाती है, इसमें रिफ्ट वैली और मिड ओशनिक रिज पाई जाती है, यानी इसमें समुद्र का फैलाव हो रहा है। तो ये ओशियन बेसिन का 3D इमेज है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, इसमें कुछ जो मैंने पहले समझाया फिगर में उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। इसमें सी फ्लोर दिया गया है और उसकी परिभाषा दी गई, यानी महाद्वीपीय ढाल, स्लोप की बात की गई। महासागरीय जल मग्न तटों के आर पार गहरी घाटियां, और ऑप्शन बी दिया महासागरीय गहराई, यानी डीप ओशन की बात किया। महासागरीय जल मग्न से विस्तृत तीव्र ढाल वाले क्षेत्र को कहते हैं। सी माउंट की बात की, जो हमने बताया फीचर, उसमें जलमग्न पृथक समतल शीर्ष वाले पहाड़ को कहा जाता है। ग्वेड की बात की, जलमग्न पृथक शिखर पर्वत को कहा जाता है। समुद्री घाटियां, यानी खड़ी ढलान वाली समुद्री घाटियां जो समुद्र का सबसे गहरा हिस्सा होती है। तो सही उत्तर का चयन करना है। इसमें पूछा है कि इन सब पांचों ऑप्शन का सही मिलान क्या है। इसमें देखेंगे, इसमें जो मिलान है वो ऑप्शन सी सही है, यानी ए का 2 सही मिलान इसके हिसाब से पूछा है आपको। ठीक है, महाद्वीपीय ढाल का संबंध किससे है, यानी स्लोप का संबंध। महासागरीय जल मग्न से विस्तृत तीव्र ढाल वाले क्षेत्र को कहते हैं। इसके बाद बी का जो है देखा 5 है, यानी महासागरीय गहराई जो है ये खड़ी ढलान वाली समुद्र घाटियों जो समुद्र का सबसे गहरा हिस्सा होती है। इसके अलावा सी का 4, यानी ग्वेड जो होता है, अभी हमने बताया क्या होता है, वो होता है जलमग्न पृथक शिखर पर्वत। अब मैंने यानी एक आपको सबमर्ज जो है माउंटेन दिखेगा। उसके अलावा जो सी माउंट है, ये सी माउंट का जो है मिलन है जलमग्न जो है पृथक पर्वत। उसके अलावा अगर बात करें डी का जो है मिलान जो है 3 से, यानी जलमग्न पृथक समतल वाले पहाड़ से है। इसके अलावा बात करें समुद्र घाटियां, ये जो है 1 से संबंधित है, यानी महासागरीय जल मग्न तटों के आर पार की जो गहरी घाटियों की बात कर रहा है। इस प्रकार देखेंगे इसमें ऑप्शन सी सुमेलित है, तो इसको जो है आप मिलान कर लीजिएगा। फिगर देख के एक बार आप लोग भी देख लीजिएगा। इसके अलावा फीचर्स पूछे जाते हैं, जैसे ये ग्वेट है,
सी माउंट है, ट्रेंच है, एबिसल प्लेन है। तो ये जो है इसकी विशेषता जो है आप लोग देख लीजिएगा, हमने आंसर में करवा दिया। इसके अलावा पीडीएफ भी हम जब अपलोड करेंगे उसमें व्याख्या के साथ अपलोड कर देंगे। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो इसमें पूछा है ओसनिक डिपोजिट की बात किया है, यानी जो सेडिमेंट आते हैं समुद्र में जमा होते हैं उसके बारे में बताया है। मध्य महासागरीय चोटियों पर तलछट निक्षेप पतले अथवा अनुपस्थित होते हैं और महाद्वीपों के निकट यह सब अधिक मोटे होते हैं। तो सेडिमेंट की बात कर रहा है। ऑप्शन बी की बात करें, भूजात तलछट में गाद और मिट्टी होती है, जबकि समुद्री तलछट में समुद्री जीवों के अवशेष होते हैं। ऑप्शन 3 की बात करें तो हिमनद समुद्री तलछट मुख्य रूप से महाद्वीपी मंग तटों के भीतर उच्च अक्षांशों में पाए जाते हैं। तो इसमें पूछा है कौन सा कथन सही है। अगर ऑप्शन 1 की बात करें, ओशन डिपोजिशन में यानी कार्बनिक अकार्बनिक हो सकते, जैविक अजैविक जो है कार्बनिक अकार्बनिक डिपोजिशन होते हैं जो सेडिमेंट होते हैं, तो उसी के बारे में पूछा है। इसमें ऑप्शन 1 देखेंगे तो ऑप्शन 1 जो है सही है कि क्योंकि जो सेडिमेंट है मध्य महासागरीय चोटियों पर क्या होता है, निक्षेप जो है पतले होते हैं अथवा जो है अनुपस्थित होते हैं। महाद्वीप के निकट यानी स्लोप के बारे में सबसे अधिक जो मोटे मोटे डिपोजिशन होता है। फिर जैसे जैसे गहराई बढ़ती जाती है, यानी कुछ इस प्रकार से देखेंगे, मैं आपको फिगर दिखा रहा हूँ। तो स्लोप के पास जैसे जैसे क्या होता है, ये टेरेस जो डिपोजिशन होता है पहले इसकी जो है मोटाई रहती है वो बड़ी रहती है। फिर क्या होता है जैसे जैसे गहराई बढ़ती मड में, फिर क्या होता है ये जो है उज में परिवर्तित हो जाता है। फिर लास्ट में क्ले में यानी ट्रेंच में जाकर जो है ये जमा हो जाता है रेड क्ले के रूप में, या कोई कई प्रकार के क्ले होते हैं। तो मैं एक बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले मोटे मोटे कंकड़ पत्थर के रूप में, फिर उसके जो आकार में परिवर्तित होता जाता है जैसे गहराई बढ़ती जाती है। तो इस प्रकार देखेंगे ऑप्शन 1 जो है सही है। ऑप्शन 2 सही है क्योंकि अभी मैंने बताया कि जो टेरिजिनस डिपोजिशन होता है उसका अर्थ होता है यह गाद और मिट्टी द्वारा समुद्र में लाई जाती है। हवाएं जो है पृथ्वी से धूल और रेत कण समुद्र क्या करते हैं में उड़ा ले जाती हैं, समुद्र तल में इकट्ठा हो जाती हैं। इस प्रकार तलछट मुख्य रूप से महाद्वीपीय मगध क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसके अलावा बात करें पेलिजिक तलछट या की बात करें तो उज के रूप में जाना जाता है जो प्रायः गहरे पानी में पाया जाता है। तो इस प्रकार इसकी बात कर रहा है टेरिजिनस डिपोजिशन की, तो ये उज की बात कर रहा है, ये गहरे पानी में पाया जाता है। इस प्रकार देखेंगे ऑप्शन जो है बी सही है। ऑप्शन 3 की बात करें तो ऑप्शन सी की बात करें तो ऑप्शन सी जो है सही है क्योंकि अधिकांश जो हिमनदी समुद्री तलछट है वो कीचड़ चट्टानों रेत और शिलाखंडों से निर्मित होते हैं। हिम युग में क्या हुआ था, हिमनदों के पिघलने से ध्रुवों की ओर पीछे हटने पर जमा हो जाते थे, परंतु वर्तमान में यह तलछट हिमखंडों द्वारा निर्मित होते हैं क्योंकि अधिकतर मामलों में हिमखंड ग्लेशियर के टुकड़े होते हैं। तो इस प्रकार देखेंगे यह मुख्य रूप से क्या होता है महाद्वीप मगधों के निकट क्या होता है उच्च अक्षांशों में पाए जाते हैं। तो ये भी ऑप्शन सही है, यानी पूछा है कौन सा करेक्ट है, ए बी सी तीनों करेक्ट है। मैंने बता ही दिया क्या होता है वर्टिकल डिपोजिशन, ये ओसनिक फ्लोर में है। ऐसे आपको अगर जब आप मेंस लिख रहे हैं तो आपको ऐसे फिगर बनाना है। इसके अलावा ये ओसनिक जोन की बात किया गया, ये एक्स्ट्रा नॉलेज में आप जानिएगा, इसको जो है पैलेजिक जोन कहते हैं। तो ये जो है जैसे मैंने 3D में दिखाया था तो उसका एक डिवीजन ये भी है कॉन्टिनेंटल शेल्फ। उसके बाद बीनेथ जोन यानी सबसे निचली सतह की बात किया है। यहाँ पे दिखा गया है बेसिन ऑफ द डेप्थ यानी डीप सी डिपोजिशन की बात किया है। इसके बाद सैलो सी डिपोजिशन की, लिटरल डिपोजिशन की बात किया है। तो यह पैलेजिक डिपोजिशन, टेरेस्ट्रियल डिपोजिशन या टेरिजिनियस डिपोजिशन की बात किया है। तो टाइप ऑफ डिपोजिशन देखना आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं अगर आपको एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए। बाकी क्वेश्चन का आंसर मिल गया है। ऑप्शन 4 की बात करें, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, समुद्री तापमान के संबंध में बात किया है इसमें। ऑप्शन 1 की बात करें, समुद्र में लवणता बढ़ने से क्या होता है तापमान को अवशोषित करने की क्षमता बढ़ जाती है। ऑप्शन 2, समुद्री जल मीठे पानी की तुलना में कम तापमान पर जम जाता है। ऑप्शन 3 यानी सी, समुद्री तापमान का ऊर्ध्वाधर वितरण संपूर्ण विश्व में समुद्र की गहराई के साथ तापमान की कमी को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन डी, हिंद महासागर का औसत तापमान प्रशांत महासागर से अधिक है। इसमें कौन सा कथन सही है, यानी ओसनिक टेम्परेचर के बारे में आपसे पूछा है। ऑप्शन 1 की बात करें दोस्तों तो लवणता बढ़ने के साथ साथ तापमान के अवशोषण क्षमता भी बढ़ जाती है। ठीक है, यह ऑप्शन सही है।
अगर बात करें उच्च तापमान वाली उष्णकटिबंधीय महासागर जो होती हैं और जो उच्च शीत अक्षांशों की ओर जाती हैं, जो धाराएं होती हैं, और इस तरह जो ठंडी शीतल धाराएं होती हैं वो कहां से आती हैं, निम्न उष्ण अक्षांशों की ओर आती हैं। घनत्व बढ़ने से क्या होता है, तापमान अवशोषण क्षमता बढ़ती है, परिणाम स्वरूप क्या होता है, तापमान बढ़ने का समय बढ़ जाता है। यानी सूर्य ताप जो होता है तापमान को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। इस प्रकार जो है ऑप्शन एक जो है ए सही है, ऑप्शन बी भी सही है। ठीक है, अगर बात करें समुद्री जल जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड यानी ताजे पानी की बजाय अगर वहीं बात करें -1.8 डिग्री सेंटीग्रेड पर जम जाता है, तो समुद्री जो जल की तुलना में अन्य जल कम तापमान पर ही जमते हैं। समुद्री जल में विभिन्न प्रकार के आयन होते हैं, जबकि अन्य जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणु बर्फ के क्रिस्टल संरचना के साथ संबंध होते हैं। जबकि अगर लवणी जल की बात करें तो उनकी उपस्थिति समुद्र जल के अणुओं को एक साथ बांधने में अवरोध उत्पन्न करती हैं, क्योंकि बर्फ क्या होता है स्वाभाविक रूप से लवण के अणुओं के प्रति आकर्षित यानी प्रतिकर्षित करता है, आकर्षित नहीं करता। परिणाम स्वरूप क्या होता है, लवण जो होता है अणुओं के बीच में आ जाता है, जिसके कारण जल के अणु बर्फ के रूप में क्रिस्टलीय संरचना के साथ बंध नहीं पाते हैं। इस प्रकार देखेंगे ऑप्शन बी जो है यानी सही है। ऑप्शन सी की बात करें तो ये गलत है। यानी अगर बात करें समुद्री सतह और तली के बीच तापमान में अधिक विभिन्नता होती है। यहाँ ध्रुवीय क्षेत्र की बात करें तो पोलर रीजन को छोड़कर क्या होगा, समुद्री तापमान का ऊर्ध्वाधर विचरण संपूर्ण विश्व में समुद्र की गहराई के साथ तापमान में कमी को प्रदर्शित करता है, क्योंकि ठंडे पानी का घनत्व अधिक होता है, यानी कोल्ड वाटर का डेंसिटी वो जो है अधिक होता है। इसीलिए गर्म पानी प्रकृति रूप से ऊपर आ जाता है और परिणाम स्वरूप पृथ्वी की सतह के ठीक विपरीत समुद्र के तापमान जो है गहराई के साथ घटता है। इस प्रकार देखेंगे इसमें संपूर्ण विश्व में समुद्र की गहराई के साथ तापमान जो है कमी, तो संपूर्ण विश्व में नहीं पोलर रीजन को अगर छोड़ दें तो ये जो है सही होगा, लेकिन ये ऑप्शन जो है गलत है, इसमें पोलर शामिल नहीं किया गया है। ध्रुवीय क्षेत्र को छोड़कर समस्त जगह बराबर होता है, मतलब कम प्रदर्शित करता है। कोल्ड रीजन में क्या होता है, डेंसिटी ज्यादा होती है। ऑप्शन डी की बात करें, ऑप्शन डी भी गलत है, क्योंकि समुद्री जल का तापमान समुद्री जीवों की वृद्धि और अवसाद को प्रभावित करता है। औसत वार्षिक तापमान लगभग 17.4 डिग्री सेंटीग्रेड है। प्रशांत महासागर की बात करें उसका तापमान कितना है, पैसिफिक ओशियन का तापमान कितना है, 19.81 डिग्री सेंटीग्रेड। जबकि हिंद महासागर के टेम्परेचर की बात करें एवरेज टेम्परेचर कितना रहता है, 17 डिग्री सेंटीग्रेड। वहीं अटलांटिक ओशियन टेम्परेचर की बात करें उसका 16.9 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। तो इस प्रकार देखेंगे ऑप्शन डी गलत है। यानी कौन कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी, ए और बी केवल सही है। अगर बात करें समुद्र की जो लवणता होती है वो होती क्या है, यानी समुद्र की लवणता का मतलब होता है कि जो समुद्र है या ओशियन है उसमें कितना जो है साल्ट जो है डिसॉल्व है, उसका संबंध होता है सैलिनिटी से। ठीक है, और ये कैलकुलेट कैसे की जाती है, जो अमाउंट ऑफ सॉल्ट होता है, लवणता होती है, वो 1000 ग्राम सी वाटर में कितना मिला हुआ है, तो उसके हिसाब से उसकी सैलिनिटी जो है कैलकुलेट की जाती है, यानी ग्राम प्रति 1000 में उसको डिनोट किया जाता है, उसका सिंबल ये होता है। इसके अलावा जनरली जो एक्सप्रेस किया जाता है उसको पीपीटी में जो है सैलिनिटी को एक्सप्रेस किया जाता है। सैलिनिटी की बात करें अगर 24.7% से ज्यादा जो है, उससे ज्यादा जो है सैलिनिटी है, तो वो उसे क्या कहते हैं, ब्रैकिश वाटर के नाम से जाना जाता है। और इसके अलावा बात करें, अगर बात करें इसमें, ये तो हो गया कि सैलिनिटी वाटर किससे कहते हैं, उसको अफेक्ट कौन कौन करता है, यानी समुद्र की लवणता को क्या कौन कौन प्रभावित करता है, तो सैलिनिटी, टेम्परेचर और डेंसिटी वो एक दूसरे से क्या इंटरकनेक्ट है, यानी जो प्रभाव करेगा वो एक दूसरे से कनेक्ट है, अलग नहीं हो सकते। यानी जो है वाष्पीकरण और वर्षण जो है समुद्र की सैलिनिटी, टेम्परेचर, डेंसिटी, इन तीनों को प्रभावित करता है। कौन कौन सा, वाष्पीकरण और वर्षण। अगर कोस्टल रीजन की बात करें तो वहां पर फ्रेश वाटर के प्रभाव, यानी नदियों द्वारा जब फ्रेश वाटर लाया जाता है उसके प्रभाव से
कोस्टल रीजन की जो सैलिनिटी होती है वो प्रभावित होती है। जैसे अगर इधर बात करें भारत की, तो गंगा नदी जो है मानी पूर्व की तरफ बहने वाली नदियां समुद्र में, बे ऑफ बंगाल में जाके मिलती हैं, तो वहां पे जो ताजे पानी की आपूर्ति ज्यादा होती है तो उसकी सैलिनिटी कम होगी और टेम्परेचर भी कम होगा, डेंसिटी भी कम होगी, यानी अरब सागर के तुलना में। फॉर एग्जांपल आपको ये ध्यान रखना है। तो डिपेंड करता है कितना जो है समुद्र या ओशियन को कितना फ्रेश वाटर मिल रहा है। तो जहां फ्रेश वाटर ज्यादा मिलेगा, वर्षा का पानी ज्यादा मिलेगा, वर्षा ज्यादा हो रहा है, वहां पे जो है उसकी डेंसिटी कंपैरेटिवली जो है और सैलिनिटी कम होगी। वहीं पोलर रीजन की बात करें तो वहां पर जो है वो भी जो है प्रोसेस ऑफ फ्रीजिंग एंड मेल्टिंग, जो आइस होता है बर्फ से प्रभावित होता है, तो उससे भी उसकी सैलिनिटी प्रभावित होती है, यानी फ्रेश वाटर वहां पे ज्यादा मिल रहा है तो वहां भी सैलिनिटी जो है कम होगी। और इसके अलावा हवा जो होती है, विंड भी ये लवणता को प्रभावित करती है। यानी विंड के कारण क्या होता है, जब ईस्टर्ली या वेस्टर्ली पवनें जिस तरफ बहती हैं तो समुद्र के पानी को, खारे पानी को एक दूसरे तरफ लेके जाती हैं, तो कंपैरेटिवली जिस तरफ लेके जाती हैं सैलिनिटी उस तरफ प्रभावित होती है। इसके अलावा ओशियन करंट भी इंफ्लुएंस करती है लवणता को। इसके अलावा बात करें तो डेंसिटी जो होती है या टेम्परेचर जो है, ये भी जो है सैलिनिटी को जो है इफेक्ट करता है। तो इस प्रकार देखेंगे, ये हो गया कुछ आपको एक्स्ट्रा नॉलेज, अगर आपको कहीं पूछ लिया तो आपको बताना है। हाईएस्ट सैलिनिटी इन वाटर बॉडीज की बात करें तो विश्व में सबसे लवणीय जल की बात करें तो आप जो है सबसे लवणीय जल कहां पाया जाता है, तो आपको पता करना है, आप बताना है लेक वॉन टर्की में। टर्की में विश्व का सबसे ज्यादा लवणीय जल यानी सबसे सैलिनिटी वाला लेक जो है लेक वॉन है टर्की में, ठीक है। और लेक वन कहां है, इधर आएंगे मेडिटेरियन सी, ऊपर ब्लैक सी, इसके बीच में आएंगे तो ये टर्की में है लेक वन। इसके बाद कौन सा सबसे ज्यादा जो है सबसे ज्यादा सैलिनिटी वाला लेक है, तो दूसरे नंबर पर है डेड सी। डेड सी कहां है, जॉर्डन और इजराइल की सीमा पर डेड सी है। और लेक वन की सैलिनिटी कितनी है, 330 ग्राम प्रति हजार, और डेड सी की कितनी है, 238 ग्राम प्रति हजार। उसके बाद तीसरे नंबर में विश्व को सबसे ज्यादा लवणीय झील की बात करें तो ग्रेट साल्ट लेक जो है विश्व की तीसरी सबसे ज्यादा लवणीय झील है, जिसकी सैलिनिटी है 220 ग्राम प्रति हजार। तो ये ग्रेट साल्ट लेक देखेंगे यूएसए के उटाह प्रांत में स्थित है। तो यहां पर देखेंगे तो ये जो है सबसे ज्यादा लवणीय तीसरी झील है, ठीक है। इसके अलावा अभी बात करें टर्की सीरिया न्यूज में है तो थोड़ा सा उसको देख लेते हैं, क्योंकि देखिए करंट कुछ होता नहीं। करंट मतलब आपको समकालिक मुद्दे या फिर ट्रेडिशनल जो सब्जेक्ट है वो आपको क्लियर रहेगा कॉन्सेप्ट। तो आप टर्की में भूकंप आ रहा है, सीरिया में आ रहा है, भारत में आ रहा है, तो सबसे पहले आप अगर एक ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग में होना चाहिए वहां पे किस प्लेट का संचलन हो रहा है, किस प्रकार के जो है वहां पे अर्थक्वेक जोन में आता है। यानी विश्व को अगर देखा जाए तो मेजर 3 जो है जोन में बांटते हैं अर्थक्वेक जोन में, यानी पैसिफिक रिंग ऑफ फायर ये हो गया। इसके अलावा मिड अटलांटिक रिज जो आप देख रहे हैं ये अटलांटिक वाला है। इसके अलावा मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट जो है ये टर्की और ये भारत को शामिल करके, यानी कॉन्टिनेंट से संबंधित जो है वो जो है 3 डिवीजन में बांटा जाता है। इसके अलावा दोस्तों बात करें जो अभी टर्की में आया है क्या कहते हैं भूकंप आया है और सीरिया में आया है, उसके कारण की बात करें तो एक बात आपको ध्यान रखना एज अ ज्योग्राफी स्टूडेंट, यानी मिड कॉन्टिनेंट तो है वहां पे भूकंप आया है, लेकिन ये अब सारी नहीं, जो प्लेट है ये ट्रांसफॉर्म सीमा है, ट्रांसफॉर्म जो प्लेट बाउंड्री है उसके कारण ये आया है। आपको ध्यान रहा है यहां पर अब सारी एक प्लेट दूसरे प्लेट से दूर नहीं जा रही है और एक प्लेट दूसरे प्लेट से पास नहीं आ रही, ना तो ये यहां अभी सारी है ना तो अब सारी है, यहां पर एक प्लेट दूसरे प्लेट के पैरेलल जा रही है। तो ये इसके कारण जो भूकंप आता है ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता है। तो इसके अलावा जो है अगर बात करें तो ये जो भूकंप आया है टर्की सीरिया में, इसके अलावा कैलिफोर्निया में आप देखेंगे तो वहां पे जो है ट्रांसफॉर्म फॉल्ट होता है या ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री होती है, उसके कारण जो है फॉल्ट बनता है और उसके कारण जो है आपको भूकंप देखने को मिलेगा। यानी जो तुर्की में आया है वो लगभग 7.8 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं
और ये कुछ देखेंगे आपको हर जगह क्या दिखा रहा है, फॉल्ट लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। तो जहां भी आप फॉल्ट देखें इसका मतलब इसका संबंध ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री से है, यानी एक प्लेट जो है दूसरे प्लेट के पैरेलल जो है घर्षण कर रही है। अब आपको इन प्लेट का नाम अगर याद करना हो तो नाम याद कर लीजिए। मेन आपको कारण याद रखना है कि ये ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री के प्रभाव के कारण यहां पर भूकंप आया है, ठीक है। अगर वहीं कॉन्टिनेंट बेल्ट की बात करें, अगर भारत की बात करें तो भारत में जो है कॉन्टिनेंट जो है टकराव से जो है भूकंप आता है, वहां पे ज्वालामुखी प्रक्रिया नहीं होती। लेकिन इस जगह सबसे पहले आपको एक तो प्लेस कंफर्म हो गया, लेकिन उसे कारण जानना हो तो सबसे पहले आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी इसकी पीडीएफ मैंने ऑलरेडी जो है अपने टेलीग्राम चैनल पर विस्तार पूर्वक अपलोड कर दी गई है, तो वहां पे आप जाके देख सकते हैं, क्योंकि यहां पे हम क्वेश्चन सॉल्व करना है। आपको पीडीएफ मैंने इसका बना के करंट वाला अब 3 पेज का है, आप उसको जाके पढ़ सकते हैं। इसके अलावा बात करें, इसके पहले तुर्की में आया था 1939 में भूकंप आया था, ठीक है। ये भी पूछ लेता है कभी कभी, तो ये भी ध्यान रखना है। तो इसमें पूछा है एक जो है फॉल्ट लाइन वाला भूकंप पूछा, और एक जो नियमित भूकंप आते हैं, यानी ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री के अलावा कहां कहां आते हैं, अभिसरण प्लेट सीमाओं की बात करें, यानी एक प्लेट जब दूसरे प्लेट के पास आते हैं तो ये भूकंप आते हैं। जैसे अगर रिंग्स ऑफ फायर की बात करेंगे तो इसमें आएंगे, भारत की बात करेंगे तो वहां पे वैसे भूकंप आते हैं, ठीक है। तो ये फॉल्ट कुछ टाइप के हैं, यानी स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट हो गया, नॉर्मल फॉल्ट हो गया, थ्रस्ट हो गया। तो इन सब के कारण क्या होता है, ये पैरेलल एक दूसरे के गति कर रहे हैं, तो क्या होगा, इन सब के कारण जो है भूकंप आते हैं। यानी 3 मेन टाइप्स ऑफ फॉल्ट होते हैं जो भूकंप का कारण बनते हैं, ठीक है। इसका मैंने पूरा डाटा आपको अपलोड कर दिया है, वहां से आप देख सकते हैं। इसके अलावा फॉल्ट की बात कर रहे हैं, भूकंप की बात कर रहे हैं, ज्वालामुखी की बात कर रहे हैं, तो एक बात और आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, इसके पहले भी हम बता चुके हैं, यानी पृथ्वी पर जो भी संचलन हो रहा है या भू आकृति प्रक्रिया हो रही है, उस पर 2 प्रकार से बल काम कर रहा है, एक तो पृथ्वी के अंदर से, एक तो पृथ्वी के बाहर से। अब ये जो भूकंप वाली घटना होती है, ज्वालामुखी वाली घटना होती है, वो किसमें शामिल किया जाता है, पृथ्वी के आंतरिक जो बल लग रहा है उससे शामिल किया, यानी जो अचानक उत्पन्न हो रहा है, सडन मूवमेंट हो रहा है या कैटास्ट्रोफिज्म हो रहा है, उसमें शामिल किया, उसमें आता है भूकंप, आता है ज्वालामुखी आती है। उसके अलावा बात करें, एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। डायस्ट्रोफिज्म यानी पटल विरूपण संचलन जो होता है दोस्तों, उसमें क्या होता है, किसी महाद्वीप का निर्माण हो रहा है अपवर्ड डाउनवर्ड मूवमेंट से, या ओरोजनी या पर्वत निर्माण हो रहा है टेंशन या कंप्रेशन से, उसको शामिल किया जाता है। तो आपका एक रिवीजन ये भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें दोस्तों, जिसमें निम्नलिखित में कौन सा कारण बर्फ के नीचे जल के ना जमने से संबंधित है। ऑप्शन ए, बर्फ अपने नीचे जल के जमाव को तापमान से इंसुलेट कर जमने से बचाती है। ऑप्शन बी, बर्फ के नीचे उपस्थित जल में नमक की सांद्रता उच्च होती है। तो कौन सा कथन सही है, जिसके कारण जो है बर्फ के नीचे अगर कोई नदी, या फिर आप देखेंगे रशिया में देखेंगे, या फिर कहीं पोलर रीजन में, या डल झील देख लीजिए, ऊपर बर्फ जम जाती, नीचे जल नहीं जमता, तो उसका कारण आपको पूछा है। तो ऑप्शन एक बात करें, ऑप्शन एक सही है, क्योंकि समुद्री जो बर्फ की मोटाई होती है लगभग क्या होती है, 3 मीटर तक होती है, जो अपने नीचे जल के ऊपर वाले जो जमाव तापमान को सुरक्षित करता है। यही कारण है कि बर्फ के नीचे जल का तापमान कभी जमाव तापमान तक नहीं पहुंचता। तो इस प्रकार इंसुलेट जो होता है कर जमने से बचाती है, यानी इंसुलेशन का काम करती है। तो इस प्रकार देखेंगे ऑप्शन एक सही, ऑप्शन 2 भी सही है, क्योंकि बर्फ के ठीक नीचे पानी न केवल ठंडा होता है बल्कि इसमें लवणों की मात्रा भी अधिक होती है, और नमक की अधिक मात्रा के कारण पानी जो होता है सतह के पानी की तुलना में सघन होता है, और परिणाम स्वरूप अधिक घनत्व वाला जल बर्फ के नीचे होता है। इस प्रकार ऑप्शन 2 भी सही है, यानी ए और बी दोनों सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसने पूछा है समुद्र की लवणता के संबंध में पूछा है, और उससे संबंधित क्षेत्र दिए गए हैं, यानी सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। हेलोक्लाइन क्षेत्र को जो है, और इसके अलावा मिश्रित क्षेत्र दिया है, थर्मोक्लाइन क्षेत्र दिया है, और पाइक्लोलाइन क्षेत्र दिया है, गहरा क्षेत्र दिया है। इसका जो है आपको मिलान करना है कि इसका संबंध किससे है। तो अगर इसमें आंसर देखना हो, इसमें देखेंगे ऑप्शन बी से संबंधित है, यानी जो है
ये जो मिलान है ये सही है, यानी हेलोक्लाइन जो क्षेत्र होता है वो संक्रमण क्षेत्र जो अधिकतम जो है और न्यूनतम लवणता को अलग करता है, हेलोक्लाइन। अभी आपको फिगर से भी आगे दिखाएंगे। और जो मिश्रित क्षेत्र होता है वो अपेक्षाकृत स्थिर तापमान और लवणता वाले समुद्र की ऊपरी परत होती है। ठीक है, इसके अलावा थर्मोक्लाइन क्षेत्र की बात करें तो थर्मोक्लाइन क्षेत्र वो होता है जहां पर समुद्री सतह जो है का जल गहरे जल के बीच सीमा क्षेत्र उसके बाद के तापमान में तेजी से गिरावट आती है। इसके अलावा जो पाइकोक्लाइन क्षेत्र होता है तापमान अत्यधिक जो है गिरावट और गहराई के साथ घनत्व में वृद्धि होती है। गहरा क्षेत्र जो होता है तापमान और लवणता के कारण गहराई के साथ साथ पानी में जो है घनत्व में तेजी से वृद्धि होती है। ये कुछ देख लीजिए, ये होता है समुद्री सरफेस लेयर है। ठीक है, उसके बाद थर्मोक्लाइन क्षेत्र डीप वाटर। उसके बाद जो अगर बात करें हेलोक्लाइन क्षेत्र की तो जैसे हमने बताया समुद्री जल के ऊपरी सतह पर लवणता जो होती है, सैलिनिटी जो होती है वो जो क्या होती है वो अधिकतम होती है और गहराई बढ़ने के साथ क्या होता है लवणता जो है क्या होती है सैलिनिटी में कमी आती है। ठीक है, सतह पर सैलिनिटी सबसे ज्यादा होती है। और अधिकतम लवणता वाले ऊपरी क्षेत्र और न्यूनतम लवणता वाले निचले क्षेत्र में एक सीमा को जो पृथक किया जाता है उसे क्या कहते हैं हेलोक्लाइन जो है एरिया कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा मिक्स क्षेत्र की बात करें तो इसे ट्रांसिशन जोन कहते हैं, यानी यूफोटिक जोन कहते हैं। और इस क्षेत्र में क्या होता है समुद्र की ऊपरी परत शामिल है जहां तापमान और लवणता जो है अपेक्षाकृत स्थिर होते हैं। थर्मोक्लाइन क्षेत्र की बात करें, थर्मोक्लाइन क्षेत्र यह है जहां पर 100 से 1000 मीटर के बीच क्षेत्र होता है और यह कुल समुद्री जल के 18% जो है प्रतिनिधित्व करता है। इस क्षेत्र में गहराई बढ़ने के साथ तापमान और घनत्व में तेजी से गिरावट आती है। गहरा क्षेत्र देख ही रहे हैं, यह जल में लगभग 80% मात्रा का प्रतिनिधित्व करता है और सभी महासागरों के लिए एक उभयनिष्ठ और अत्यंत स्थिर होता है। अब इसके बाद आएगा पाइक्लोक्लाइन क्षेत्र जो तापमान और लवणता में परिवर्तन कारण गहराई के साथ सीधे पानी के घनत्व में तेजी से वृद्धि और इस क्षेत्र की विशेषता है। तो इस प्रकार की विशेषता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। इसमें निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन ए दिया गया है समुद्र के दैनिक और वार्षिक तापमान रेंज में बहुत भिन्नता होती है। ऑप्शन बी दिया गया उत्तरी गोलार्ध में तापमान की वार्षिक सीमा दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में अधिक होती है। तो इसमें पूछा है कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए की बात करें तो ऑप्शन ए गलत है, क्योंकि समुद्र की सतह अधिकतम और न्यूनतम तापमान दर्ज किया जाता है। तो जो समुद्र होता है महासागरों की सतह का जल का तापमान दैनिक सीमा नगण्य होती है, यानी लगभग नगण्य होती है, अर्थात यह लगभग 1 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होती है, जबकि वर्ष में विभिन्न महीनों के दौरान मापे गए तापमान वार्षिक सीमा का क्षेत्रीय भिन्नता 0 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। यानी अगर बात करें समुद्र के दैनिक और वार्षिक तापमान से रेंज बहुत विभिन्न होता है, तो ये गलत है, क्योंकि समुद्र जो होता है एक सिंपल कारण जानना है कि ओशन जो होता है बहुत जल्दी जो है गर्म होता है, बहुत धीरे धीरे गर्म होता है, बहुत धीरे धीरे जो है ठंडा होता है। समुद्र की बात करें, वहीं अगर कॉन्टिनेंट की बात करें वो जितना जल्दी गर्म होता है उतना जल्दी ठंडा होता है। ठीक है, तो मेन आप एक्सप्लेनेशन इससे भी देख सकते हैं। इस प्रकार देखेंगे ऑप्शन एक की बात करेंगे, ऑप्शन एक जो है ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तापमान में बहुत विभिन्नता नहीं होती, नगण्य विभिन्नता होती है। तो इस प्रकार ऑप्शन एक गलत हो जाएगा। ऑप्शन दो की बात करें तो ऑप्शन दो सही है। उत्तरी गोलार्ध को महाद्वीपीय गोलार्ध कहा जाता है, क्योंकि इसके संपूर्ण भाग में 40% महाद्वीप और 60% महासागर है, जबकि दक्षिण गोलार्ध में महासागरीय गोलार्ध कहा जाता है, क्योंकि महासागर की तुलना में जो है लगभग 81% भाग कवर करता है सतह का, और जल भूमि की तुलना में मंद गति से गर्म होता है, अभी मैंने बताया। तो इस प्रकार जो है ये ऑप्शन सही है, यानी ऑप्शन बी इसमें सही है। हमेशा आपको ध्यान रखना है जमीन जो होती है जल्दी ठंडा जल्दी गर्म होती है, समुद्र धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ठंडा होता है। सिंपल लैंग्वेज में आपको ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, समुद्र में ऑक्सीजन की घुलनशीलता के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। ऑप्शन एक, यह समुद्र के तापमान में वृद्धि के साथ बढ़ता है। ऑप्शन दो, लवणता में वृद्धि के साथ ऑक्सीजन की घुलनशीलता कम हो जाती है।
निम्नलिखित में कौन सा ऑप्शन सही है? अगर ऑप्शन ए की बात करें तो ऑप्शन ए गलत है। जब जल वायु के संपर्क में आता है तो ऑक्सीजन प्राकृतिक रूप से पानी में घुलती है। ऑक्सीजन घुलनशीलता अत्यधिक तापमान पर निर्भर करती है तथा उच्च तापमान पर क्या होती है? घटती है। तो इस प्रकार ऑप्शन एक जो है गलत है। समुद्र में ऑक्सीजन घुलन के बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन दो की बात करें, ऑप्शन दो सही है। लवणता बढ़ने पर क्या होता है? घुलित ऑक्सीजन की घुलनशीलता में भी कमी आती है। ऑक्सीजन घुलनशीलता स्वास्थ्य और विविध प्रकार के समुद्री जैव विविधता का निर्धारक है, विशेष रूप से ऑक्सीजन पर निर्भर है। ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ते तापमान के साथ घुलित ऑक्सीजन की उपलब्धता घट रही है, जिससे ऑक्सीजन की मात्रा भी घट रही है। तो इस प्रकार देखेंगे ये ऑप्शन जो है सही है, यानी ऑप्शन बी सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं दोस्तों। तो इसमें पूछा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मिट्टी की लवणता में कमी उच्च तापमान का परिणाम है। ऑप्शन दो, लवणता मिट्टी की सरलता और मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि करती है। ऑप्शन तीन, एस्चुरी या ज्वार नदमुख में खुले महासागरों की तुलना में कम लवणता होती है। अभी मैंने सैलिटी को बताया था किस पे इवेपोरेशन और जो होता है प्रेसिपिटेशन यानी वर्षण और वाष्पीकरण पर निर्भर करता है, यानी उसमें कितना जो है फ्रेश वाटर मिल रहा है उस पर जो है निर्भर करता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में देखेंगे ऑप्शन एक बात करेंगे। ऑप्शन एक जो है ऑप्शन एक गलत है, क्योंकि शुष्क जलवायु में उच्च तापमान वाष्पीकरण के कारण वर्षा जो है अधिक होता है। शुष्क जलवायु में उच्च तापमान यानी हाई टेम्परेचर, वाष्पीकरण के कारण जो है हाई टेम्परेचर है। टेम्परेचर अगर हाई है तो जो है वाष्पीकरण भी जो है हाई होगा, उससे कारण वर्षण भी अधिक होता है। इसलिए भूजल को किसका क्रिया के सतह पर लाया जाता है तथा इस प्रक्रिया में पानी वाष्पित हो जाता है और मिट्टी में लवण रह जाता है, अतः लवणता बढ़ती है। तो ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन एक जो देखेंगे तो इसमें जो है ऑप्शन एक गलत है, यानी मिट्टी की लवणता में कमी उच्च तापमान का परिणाम जो है नहीं है। ऑप्शन दो की बात करें, ऑप्शन दो जो है गलत है, क्योंकि बात करें लवणीकरण के से क्या हो, तीव्र जल जमाव होता है, जिसका अर्थ है मिट्टी की सरलता और जल धारण क्षमता में कमी। यह मिट्टी को लंबे समय तक अभेद्य बनाता है। ठीक है, तो कमी, तो इस प्रकार ऑप्शन दो गलत। ऑप्शन तीन की बात करें, एस्चुरी ये ज्वार नदमुख एक ऐसा निकाय होता है जो आंशिक रूप से भूमि से घिरा होता है और समुद्र का खारा पानी और धरातल के मीठे पानी का मिश्रण यानी ट्रांजिशन जोन होता है। संपूर्ण विश्व में समुद्री तटीय क्षेत्र में एस्चुरी पाया जाता है। हालांकि मीठे पानी की मतलब ज्यादा आमद के कारण एस्चुरी ज्वार नदमुख में खुले महासागरों की तुलना में लवणता कम होती है। तो इस प्रकार देखेंगे इसमें जो है ऑप्शन तीन जो है सही नहीं है, लवणता कम होती है ना। तो इसमें जो पूछा है कौन सा ऑप्शन जो है गलत है, एस्चुरी ज्वार नदमुख खुले महासागर की तुलना में लवणता कम होती है, ये ऑप्शन सही है, ऑप्शन तीन सही है, यानी एक और दो इसमें गलत है। मीठे पानी की बताया मैंने, मीठा पानी जितना ज्यादा मिलेगा लवणता उतनी खुले महासागर की लवणता ज्यादा होगी, एस्चुरी की जो है लवणता कम होगी। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, हिंद महासागरीय क्षेत्रों में उपलब्ध खनिज संसाधन के बारे में विचार करना है। ऑप्शन एक, हिंद महासागर में मैग्नीज एक बड़े क्षेत्र में पाया जाता है जो 100 मिलियन वर्ग किलोमीटर से अधिक है। ऑप्शन दो, वे मध्य भारतीय पर्वत पृष्ठ के साथ पाए जाते हैं। ऑप्शन तीन, विश्व महासागर परिषद का प्राधिकरण है जो खुले समुद्र के अन्वेषण के लिए लाइसेंस आवंटित करता है। इसमें कौन सा ऑप्शन गलत है? अगर सेंट्रल इंडियन बेसिन की बात करें तो ऑप्शन एक गलत है, क्योंकि हिंद महासागर में मैग्नीज एक बड़े क्षेत्र, जो मैग्नीज नोड्यूल है एक बड़े क्षेत्र में को शामिल करते हैं, जिसमें क्या 10 मिलियन वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र शामिल है। ठीक है, इस प्रकार ऑप्शन एक गलत है। ऑप्शन दो की बात करें, ऑप्शन दो सही है। सेंट्रल इंडियन रिज यानी रीयूनियन हॉटस्पॉट के साथ रिज जो है के पूर्व की बात करें तो बेसिन के बड़े क्षेत्र में मैग्नीज, निकल और तांबे के उच्च प्रतिशत के साथ नोड्यूल पाया जाता है। तो इस प्रकार देखेंगे ऑप्शन दो सही है, ऑप्शन एक गलत है। ऑप्शन तीन की बात करें तो ऑप्शन तीन गलत है। भारत के पास क्या मध्य महासागरीय बेसिन में समुद्र तल से पॉलमेटेलिक नोड्यूल
का पता लगाने का विशेष अधिकार है। पॉलीमेटेलिक नोडुल्स के विकासात्मक गतिविधियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्र प्राधिकरण द्वारा आवंटित अंतर्राष्ट्रीय जल में 75,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र शामिल किया गया है। और वर्ल्ड ओशन काउंसिल एक वैश्विक क्रॉस सेक्टरल ओशन इंडस्ट्री लीडरशिप अलायंस है जो कारपोरेट ओशन रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए प्रतिबद्ध है। इस प्रकार देखेंगे ऑप्शन 3 गलत है। इसमें क्या पूछा है, कौन सा इनकरेक्ट है, 1 और 3 इनकरेक्ट है, ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, महासागर पर कोरियालिस बल के प्रभाव के बारे में निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। ऑप्शन 1, कोरियालिस बल समुद्री जल को दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर और उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर ले जाने के लिए जिम्मेदार है। ऑप्शन 3, सारगैसो सी जो होता है वो कोरियालिस बल के कारण वृत्ताकार धारा का परिणाम है। इसमें कौन सा कथन सही है? कोरियालिस फोर्स के बारे में पूछा जो महासागरों पर लगता है। ऑप्शन 1 की बात करें तो कोरियालिस बल का प्रभाव होता है, तो ऑप्शन 1 सही है। कोरियालिस बल जो है समुद्री जल को क्या करता है, जैसे सपोज ये 2 हेमिस्फीयर है, एक नॉर्थ है एक साउथ है, तो कोरियालिस बल जो होता है समुद्री जल को क्या करता है, उत्तरी गोलार्ध में क्या करता है, दाईं तरफ, ठीक है, समुद्री जल को क्या करता है दाईं तरफ और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं तरफ ले जाने का कारण बनता है। यानी पृथ्वी जो घूम रही है पश्चिम से पूर्व की तरफ घूम रही है, पश्चिम से पूर्व की तरफ घूम रही है। अगर जल तो धारा सीधा बह रही है तो क्या होता है, एक जो है आभासी बल लगता है इसकी दिशा में, तो क्या करता है ये जो है उत्तरी गोलार्ध में जो है दाईं तरफ घुमा देता है। इस प्रकार जो है ऑप्शन 1 सही है। ऑप्शन 2 भी सही है, क्योंकि जल के इन बड़े संचयों और उनके चारों ओर प्रवाह को जाइरस कहा जाता है। यह सभी महासागरीय घाटियों में वृत्ताकार धाराएं उत्पन्न करते हैं। ऐसी ही एक वृत्ताकार धारा सारगैसो सागर या गायर, सारगैसो सागर या गायर जो बनता है, अभी इसको हम चित्र के माध्यम से आगे आपको समझाते हैं, इसे गायर कहते हैं। तो इस प्रकार देखेंगे दोनों ऑप्शन सही है, 1 और सी। अब आपको समझा देते हैं थोड़ा सा, इसके बाद आएगा हमबोल्ट धारा वगैरह के बाद, इस क्वेश्चन के बाद आएगा तो सारगैसो सी भी दिखा देंगे और उसके अलावा आपको समझा भी देंगे कौन कौन सी जलधारा है और क्यों घूमती है, ये तो बता ही दिया। अब महासागरीय धाराओं को पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित करने के लिए जो है बोल रहा है, सही उत्तर चूज करना है, इसको जरूर ध्यान रखना है। हम जो आपको अगले स्लाइड में हम दिखाएंगे वर्ल्ड लेवल पे ओशियन करंट के बारे में, वो आपको ध्यान रखना है, कौन सी कोल्ड करंट है, कौन सी हॉट करंट है, कौन सा क्रम किसमें है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर बात करें जो है पूर्व से पश्चिम से पूर्व की तरफ, तो पश्चिम से पूर्व में देखेंगे ऑप्शन डी इसमें सही होगा, यानी कैलिफोर्निया, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका। इसके अलावा देखेंगे ऑप्शन उसके बाद क्या है, हमबोल्ट की धारा, इसके बाद देखेंगे ऑप्शन 4 कैनरी की धारा, और उसके बाद आएगा बेंगुइला की धारा। इसमें ऑप्शन डी सही होगा। अब आपको हम एक बार जलधारा दिखा देते हैं, पश्चिम से पूर्व की तरफ पूछा था, ठीक है, ये कोल्ड करंट की लिस्ट दी गई है, ये वार्म करंट की लिस्ट दी गई है। तो आपको इसको जो है लिस्ट को याद कर लेना है और आपको दिमाग में बैठा लेना है। हालांकि आप जो है ओशनियोग्राफी पढ़े होंगे, उसमें आपने पढ़ा होगा, एक बार फिर इस पीडीएफ से रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें देखिए जो है, जो नॉर्थ हेमिस्फीयर में देखिए जो जलधाराएं हैं वो दाईं तरफ मुड़ जा रही हैं, ठीक है, और जो साउथ हेमिस्फीयर में है वो जलधाराएं क्या हो रही है, बाईं तरफ मुड़ जा रही हैं। तो इस प्रकार देखेंगे ये वार्म करंट की लिस्ट दी गई है, कोल्ड करंट की लिस्ट दी गई है, जिसमें हमबोल्ट पूछा था, ठीक है, कैनरी पूछा था, बेंगुइला पूछा था। तो ये सब आप जो है देख लीजिएगा वीडियो पॉज करके या फिर पीडीएफ में, कौन कौन सी जलधारा है, मेजर वार्म और कोल्ड करंट है, इसमें आपको अलग अलग दिया गया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में ओशियन डिपोजिशन के बारे में पूछा है। जैसे आप पहले सॉल्व किया था, फिर से क्वेश्चन आया है। प्लेसर निक्षेप हल्के खनिज होते हैं जो अपक्षय और अपरदन से घटित होते हैं। ऑप्शन 2 की बात किया है, सॉरी, इसने पूछा प्लेसर निक्षेप हल्के खनिज होते हैं जो अपक्षय और अपघटित हो जाते हैं। ऑप्शन 2 दिया है भारतीय प्लेसर निक्षेप दुनिया का सबसे बड़ा
मोनोजाइट भंडार है। ऑप्शन 3, केरल तट पर भारत में थोरियम का सर्वाधिक भंडार है। ऑप्शन 4, थोरियम मोनोजाइट रेत से निकाला जाता है। ये न्यूज में था कुछ साल पहले, तो इसलिए जो है ये क्वेश्चन मैंने डाला है। तो इसमें पूछा कौन सा जो है ऑप्शन सही है। तो इसमें बात करें क्वेश्चन नंबर 13 में ऑप्शन 1 की बात करें तो प्लेसर निक्षेप जो होता है एक मूल्यवान भारी क्या होती है, खनिज होती है। जो प्लेसर डिपोजिशन होता है वो जो होता है एक मूल्यवान भारी खनिज का संचय होता है, समूह होता है, जो उनके स्रोत चट्टानों से अपक्षयित और नष्ट हो गए हैं। उनके उच्च घनत्व के परिणाम स्वरूप क्या होता है, प्लेसर निक्षेप अपने स्रोतों से चट्टानों से कुछ किलोमीटर दूर जमा हो जाते हैं। तो इस प्रकार देखेंगे प्लेसर निक्षेप हल्के नहीं होते, भारी निक्षेप होते हैं। तो इस प्रकार ऑप्शन 1 गलत। ऑप्शन 2 देखेंगे तो ऑप्शन 2 सही है, क्योंकि समुद्री प्लेसर निक्षेप तट बहुत करीब महाद्वीपी पर जमा होते हैं। प्लेसर खनिजों में सबसे अधिक आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण होते हैं। और महत्वपूर्ण में कौन कौन से खनिज की बात करें तो ऐसे जो कैसेट्राइट आता है यानी टिन का अयस्क, एल्मेनाइट, टाइटेनियम, रूटाइल यानी टाइटेनियम, जिरकोनियम, क्रोमाइट, क्रोमियम। इसके अलावा बात करें मोनोजाइट, थोरियम, मैग्नेटाइट, लोहा, सोना, हीरे। तो इस प्रकार के डिपोजिशन, प्लेसर डिपोजिशन पाए जाते हैं। तो इस प्रकार देखेंगे इसमें जो है ऑप्शन 2 सही है। ऑप्शन 3 की बात करें तो ऑप्शन 3 भी सही है, क्योंकि केरल में जो है प्लेसर डिपोजिशन में विश्व का 90% जो है मोनोजिट यानी थोरियम जो है पाया जाता है। ऑप्शन 4 की बात करें, ऑप्शन 4 भी सही है। तो थोरियम होता है पृथ्वी के भूपर्पटी में यूरेनियम की तुलना में लगभग 3 से 4 गुना अधिक प्रचुर मात्रा में होने का अनुमान है। मुख्य रूप से मोनोजाइट रेत से परिष्कृत यानी निकाला जाता है। मोनोजाइट में 2.5% यानी 2.5% थोरियम होता है। तो इस प्रकार देखेंगे इसमें कौन सा कथन सही है ये पूछा है, तो ऑप्शन सी 2, 3, 4 सही है। फिर से आ गई धारा के बारे में, आगे देखेंगे। पहले स्लाइड में हमको दे दिया है, ये इससे क्वेश्चन भी आते रहते हैं। इसमें न सही स्टेट पीसीएस में पूछ लिया जाता है। तो निम्नलिखित कथनों में कौन सी महासागरीय धारा, सारगैसो सागर के बारे में भी चर्चा हुई थी, फिर से आ गया। सारगैसो सागर को अगले वाले साइड में हम लोग मैप में देखेंगे। सारगैसो सागर को घेरती है ऑप्शन 1 नॉर्थ अटलांटिक धारा, ऑप्शन 2 कैनरी धारा, ऑप्शन 3 गल्फ स्ट्रीम की धारा, ऑप्शन 4 लैब्राडोर की धारा। तो इसने पूछा सारगैसो जो गायर है या सागर है उसको कौन सी धारा घेरती है। तो इसमें जो होगा ऑप्शन बी होगा, यानी कैनरी गल्फ जो है उत्तरी अटलांटिक, कैनरी गल्फ स्ट्रीम जो है सारगैसो सी को घेरती है। अब हम आपको दिखाते हैं सबसे पहले सारगैसो सी या सारगैसो गायर। ये अटलांटिक ओशियन में बना सारगैसो गायर है, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में। तो यहां पर आप देखेंगे जो सारगैसो सागर है वो उत्तरी अटलांटिक महासागर के मध्य लगभग देखेंगे 200 नाटिकल से 350 नाटिकल और अक्षांश। इसके अलावा देखेंगे कि बीच जो है ये एक क्षेत्र है ये, तो यहां पर आपको मिलेगा। यहां पर जो है सारगैसो नामक एक शैवाल पाई जाती है, घास पाई जाती है, इसीलिए इसे सारगैसो सी के नाम से जाना जाता है। और ये जो गायर जो चक्र है इसे गायर कहा जाता है। ये जो गायर होता है ये समुद्री धाराओं को घुमाने से एक बड़ी सिस्टम जो है जनरेट होता है। तो ये जो आप जलधाराएं देख रहे हैं नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, तो ये जो गायर बन रहा है इसके कारण जो है यहाँ पर जो है ये सारगैसो सी का निर्माण होता है। 5 प्रमुख चक्र हैं, उत्तर और दक्षिणी प्रशांत उपोष्णकटिबंधीय चक्र, इसके अलावा उत्तर और दक्षिणी अटलांटिक उपोष्णकटिबंधीय चक्र, हिंद महासागर उपोष्णकटिबंधीय चक्र। तो आप विश्व में देखें जहां जलधाराओं का जो भी गायर बन रहा है वो गायर जो है 5 प्रमुख गायर में आते हैं। ठीक है। संसार का एकमात्र समुद्री जिसकी कोई भूमि सीमा नहीं है, यानी संसार का एकमात्र समुद्र है ये जिसका कोई भूमि से सीमा नहीं लगता, यह पश्चिम में गल्फ स्ट्रीम। ठीक है। इसके अलावा उत्तर में अटलांटिक धारा, पूर्व में कनरी, दक्षिण में अटलांटिक भूमध्य धारा से घिरा हुआ है। तो इस प्रकार ये हो गया सारगैसो सी की बात। फिर हमने दे दिया है आप कोल्ड करंट वार्म करंट देख लीजिए कौन सी करंट कहां से बहती है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, इसमें वायुमंडल की संरचना के बारे में पूछा है। ऑप्शन 1 ये मौसम के गर्म होने से क्षोभ मंडल की मोटाई में वृद्धि होती है। ऑप्शन 2
समताप मंडल ऋतु के आधार पर तापमान में परिवर्तन होता है। ऑप्शन 3 आयन मंडल में ऊंचा पाई जाने वाली कैनली हिविसाइड परत या ई परत जो है मध्यम रेडियो तरंगों को परिवर्तित करती है। ऑप्शन 4 की बात करें अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तापमान मंडल में अवस्थित है। सही उत्तर आपको चूज करना है। वायुमंडल की संरचना के बारे में दोस्तों क्वेश्चन दिया गया है। अगर ऑप्शन 1 की बात करें तो ऑप्शन 1 सही है। ध्रुवों पर अगर देखेंगे, सपोज ये पृथ्वी है, आप सतह पर हैं, यानी आप जैसे सपोज आप अगर कहीं प्लेन एरिया में रह रहे हैं और वहीं ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, क्षोभ मंडल की ऊंचाई जो है, ध्रुवों पर आप जाएंगे, जैसे ऊंचाई जाएंगे वैसे, जैसे यहां से सपोज आप मैदानी इलाकों में है, यूपी में है, यूपी से आप चले गए कश्मीर या जम्मू कश्मीर लद्दाख चले गए, वहां पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई में कमी आएगी। जबकि आप वहीं जो है अगर मैदानी इलाके में है तो वहां पर जो है क्षोभ मंडल की ऊंचाई जो है उसकी अपेक्षा ज्यादा होगी। अगर वहीं ग्लोब वाइड बात करें तो ध्रुवों पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई 8 किलोमीटर होती है, जबकि विषुवत रेखा पर इसकी ऊंचाई कितना होती है, क्षोभ मंडल की 16 किलोमीटर। ठीक है, इसका कारण है विषुवत रेखा पर अधिक तापमान होता है, इसकी मोटाई में ऋतु के आधार पर परिवर्तन होता है, पृथ्वी की सतह पर ऊष्मा के अंतरण के कारण विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ संवहन धाराओं के प्रवाह होता रहता है। ठीक है, इस प्रकार ऑप्शन 1 जो है सही है। ऑप्शन 2 की बात करें, ऑप्शन 2 की बात करें, ऑप्शन 2 भी सही है। समताप मंडल अधिक ठंडा, बादल रहित यानी बादल नहीं होता, धूल रहित धूल नहीं पाया, धुआं जलवाष्प रहित यानी इसमें कोई डेंस मटेरियल समताप मंडल में नहीं पाया जाता है। तो इस प्रकार देखेंगे समताप मंडल अधिक ठंडा होता है। क्षोभ मंडल में डेंस मटेरियल पाया जाता है, तो वहां पे जो क्षोभ मंडल होता है वहां पे समताप मंडल की अपेक्षा ज्यादा गर्म होता है। अगर वहीं आपने एक चीज और जो है महसूस किया होगा, डेंसिटी जो होती है मैदानी इलाकों में डेंसिटी वायुमंडल की ज्यादा होती है अपेक्षा जो है ऊंचाई वाले क्षेत्रों में। जितनी ऊंचाई पे जाएंगे उतनी डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी। उसका कारण है आप जितने मैदानी इलाके में हैं वहां पर जो है आपको जो गैस है वो जो है सघन गैस आपको मैदानी इलाकों में पाई जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार देखेंगे ऊंचाई बढ़ने के साथ जो है समताप मंडल में तापमान में वृद्धि होती है, क्योंकि ओजोन परत अधिक मात्रा में पराबैंगनी सौर किरण अवशोषित कर लेती है और अधिक ओजोन के कारण ऊष्मा वृद्धि होती है। ऋतु परिवर्तन के साथ साथ ओजोन की सांद्रता में भी परिवर्तन होता है। इस प्रकार देखेंगे दोस्तों, ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 भी सही है, ऑप्शन 3 भी सही है। आयन मंडल 2 महत्वपूर्ण परतों में पाई जाती है, जैसे ई परत की बात कर रहा है, जिसके माध्यम से क्या होता है, रेडियो तरंगों का परिवर्तन होता है जो कम दूरी रेडियो संचार में सहायक होती है। ठीक है, ये लॉन्ग वेव यानी शॉर्ट वेव रेडिएशन तरंगों का परिवर्तन होता है जो लंबी दूरी रेडियो की तरंगों में संचार में सहायक होती है। इस प्रकार ऑप्शन 3 भी सही है, ऑप्शन 4 भी सही है। यानी वायुमंडल की आंतरिक परत की तुलना में तापमंडल अधिक मोटा है, लेकिन यह बाह्य मंडल जितना मोटा नहीं है। तापमंडल में ही अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन अवस्थित है। इस परत में लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट मिलते हैं। इस प्रकार देखेंगे इसमें उपयुक्त सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो वायुमंडल में गैसों में जलवाष्प अधिक परिवर्तनशील होता है। ऑप्शन 2 की बात करें, जलवाष्प की अधिकतम मात्रा वायुमंडल में 12 किलोमीटर तक पाई जाती है। ऑप्शन 3 की बात करें, जो पच्छाव होता है बादलों में उपस्थित बर्फ के कणों में प्रकाश के अपवर्तन द्वारा सूर्य के प्रभामंडल का निर्माण करता है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? ठीक है, एटमॉस्फेयर के बारे में पूछा है। अगर ऑप्शन ए की बात करें दोस्तों तो वायुमंडल में की गैसों में जलवाष्प अधिक परिवर्तनशील है। अगर अंटार्कटिका की बात करें, अंटार्कटिका के क्षेत्र में शीत स्थानों पर 0.02% से लेकर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में 4% से अधिक होता है। यह पृथ्वी की सतह से जाने वाले विकिरण के अवशोषण में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इसे हरित यानी ग्रीन हाउस गैस के रूप में संदर्भित किया जाता है। जलवाष्प द्वारा विकिरण के अवशोषण से संघनन की क्रिया द्वारा बादल का निर्माण होता है। तो इस प्रकार देखेंगे वायुमंडल गैसों में जलवाष्प की अधिक परिवर्तनशीलता होती है। ऑप्शन 1 सही है। ऑप्शन 2 की बात करें तो यह भी सही है
क्योंकि क्षोभ मंडल में सबसे अधिक जलवाष्प पाई जाती है। अधिकांश जलवाष्प धूल कणों के साथ संघनित होती है, जिसके कारण इस क्षेत्र में सबसे अधिक बादलों का निर्माण होता है। ऑप्शन 3 की बात करें तो यह भी सही है कि प्रभा मंडल जो प्रकाश के छल्लों को कहा जाता है, वो कम बादल वाले क्षेत्रों में सूर्य और चंद्रमा के पास केंद्रित होते हैं। यह पश्चात बादलों में बर्फ कणों और जल की बूंदों द्वारा प्रकाश परावर्तन का परिणाम होता है। यह छल्ला जो होता है अंदर की ओर सफेद और लाल हो सकता है, बाहर की ओर लाल या नीला हो सकता है। इस प्रकार देखेंगे इसमें जो है ऑप्शन 3 भी सही है। ऑप्शन डी, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप इंग्लिश ट्रांसलेशन देख लीजिएगा, जिनको पच्छाब और ये सब समझने में प्रॉब्लम हो रही। ये टाइप ऑफ क्लाउड्स दिया गया है, ये टाइप ऑफ क्लाउड्स दिया गया है, कॉमन क्लाउड्स दिया गया है जो क्षोभ मंडल या क्षोभ परत तक पाए जाते हैं। तो उनकी विशेषता भी दी गई है। ये भी कभी कभी पूछ लेता है कि कौन से क्लाउड की विशेषता क्या है, तो हमने यहां पर दे दी है, आप यहां से जो है देख लीजिएगा और कौन कौन से क्लाउड पाए जाते हैं ऊपर से नीचे क्रम में ध्यान दे लीजिएगा, और वीडियो या पीडीएफ से आप जो है इसकी विशेषता जो है आप देख लीजिएगा कौन कौन से क्लाउड कहां पाए जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 है कार्बन डाइऑक्साइड परिवर्तनशील गैसों में से एक है, यह वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैसों के क्रम में चौथे स्थान पर है। ऑप्शन 4, वायुमंडल में पाई जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड ऋतु के आधार पर परिवर्तित होती है। तो वायुमंडल में दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड के आधार पर यह क्वेश्चन जो है बनाया गया है, जिसमें पूछा गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। ऑप्शन 1 की बात करें तो 1 जो है सही है, क्योंकि अगर गौण गैसों की बात करें या परिवर्तनशील गैस जिसे कहते हैं, पृथ्वी की सिस्टम में समान भूमिका निभाती है, क्योंकि ऊष्मा बजट या पृथ्वी पर आर्द्रता की उपलब्धता पर इसका प्रभाव पड़ता है। अब ऊष्मा बजट क्या होता है इसको आपने पढ़ा होगा, नेक्स्ट टेस्ट में कभी आएगा इस पे क्वेश्चन तो हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा बात करें यह गैसों का कम परिवर्तन और परिवर्तनशील मात्रा में उपस्थित होते हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, जलवाष्प, पार्टिकुलेट मैटर शामिल होते हैं। मात्रा के आधार पर वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की हिस्सेदारी कितना होती है? 0.036%। ठीक है, वायुमंडल में यह प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैसों के क्रम में चौथे स्थान पर है। यह ऑप्शन सही है। ऑप्शन 2 की बात करें तो यह भी जो है सही है, क्योंकि वायुमंडल पाए जाने वाले कार्बन डाइऑक्साइड ऋतु के आधार पर परिवर्तित होते हैं। गर्मियों में क्या होता है, पेड़ पौधों द्वारा पत्तियां गिराने के कारण ये कुछ कम हो जाते हैं। सर्दियों में मौसम में जब पौधे सुप्त अवस्था में चले जाते हैं तो मौसम के कारण प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कमी आती है, तब इनकी मात्रा में यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। तो इस प्रकार है, ये इसमें आंसर सी होगा। ये एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन है, यानी वायुमंडल का जो किन किन गैसों से मिलकर बना है, यानी नाइट्रोजन जो है वायुमंडल में सबसे ज्यादा है 78%, इसके बाद ऑक्सीजन है 20.95%, इसके बाद आर्गन है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड है। इसके अलावा जो है कुछ अन्य गैसें हैं जिसमें आप जो है नियॉन, हीलियम, मेथेन और जलवाष्प, तो ये आप देख लीजिएगा, ये भी पूछा जाता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। वायुमंडल दबाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, वायुमंडल की निचली परत पर दाब अधिक होता है। अभी मैंने बताया जहां पर डेंसिटी ज्यादा होगी वहां पर प्रेशर ज्यादा होगा, जहां पर डेंसिटी यानी एटमॉस्फेयर सघन नहीं होगा वहां पर प्रेशर कम होगा। तो आपके ऊपर डेंसिटी, जैसे आप सतह पे रह रहे हैं, मैदानी इलाकों में रह रहे हैं, तो वहां पे आप डस्ट पार्टिकल और डेंस मटेरियल ज्यादा है तो वहां पर डेंसिटी ज्यादा होगी, दबाव ज्यादा होगा। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे दबाव कम होता जाएगा, इसीलिए ऊपर जो है ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। आप जैसे जैसे पहाड़ी एरिया में जाते हैं ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, वो मैनेज नहीं कर पाता, आपका जो हार्ट है और ऑक्सीजन दोनों मैनेज नहीं कर पाता है यार, इसलिए आपकी सांस फूलने लगती है और आपको ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत पड़ती है। लेकिन आप वहीं मैदानी इलाकों में है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से वो जो आपका हार्ट पंप कर रहा है और जो ऑक्सीजन आप ले रहे हैं वो बैलेंस की वजह से आपकी सांस फूलती नहीं है। ऑप्शन 2 की बात करें, इसमें पूछा है वायुमंडल चक्रण के कारण पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक उष्मा का वितरण होता है। ऑप्शन 3 की बात करें, दोनों ही गोलार्धों में तापमान प्रवणता गर्मियों के बजाय सर्दियों में अधिक होता है। ऑप्शन 4 की बात करें, वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता बैरोमीटर द्वारा मापा जाता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? अगर ऑप्शन 1 की बात करें, ऑप्शन 1 सही है, यह दाब के क्षैतिज वितरण के कारण होता है। हवा अत्यधिक
संपीड़ित गैसों का मिश्रण होता है। निचली सतह पर उसका घनत्व अधिक होता है, यानी मैदानी इलाकों की बात कर रहा है। परिणाम स्वरूप क्या होता है, वायुमंडल की सबसे निचली सतह पर अत्यधिक दाब होता है। इसके विपरीत वायुमंडल की ऊपरी सतह पर निम्न दाब होता है। ऊंचाई बढ़ने के साथ वायु दाब में सदैव गिरावट आती है, ठीक है, और डेंसिटी में भी गिरावट आती है। इस प्रकार ऑप्शन 1 सही है, ऑप्शन 2 भी सही है। वायुदाब का क्षैतिज वितरण विभिन्न अक्षांशों पर वायुमंडलीय दाब का वितरण है। यह वायुदाब पेटियों में विभाजित होता है। वायुमंडलीय चक्रण के कारण पृथ्वी की सतह पर ऊष्मा और आर्द्रता का वितरण होता है। वायुमंडलीय चक्रण के कारण क्या होता है, लगभग 87% ऊष्मा का वितरण होता है, जबकि शेष वितरण सागरीय चक्रण के कारण होता है। ऑप्शन 3 की बात करें दोस्तों, ऑप्शन 3 भी सही है। अगर बात करें, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में वर्ष भर उच्च तापमान रहता है, जबकि ध्रुवीय क्षेत्रों में ऋतु के आधार पर काफी अंतर देखने को मिलता है। इसलिए उष्णकटिबंधीय और ध्रुवीय क्षेत्रों के बीच तापमान गर्मियों की तुलना में क्या होता है, सर्दियों में अधिक होता है। ठीक है, तो ऑप्शन 3 भी सही। 4 की बात करें तो 4 गलत है, ठीक है, 4 गलत है, क्योंकि सापेक्षिक आर्द्रता का मापन जो होता है, सापेक्षिक आर्द्रता का मापन किससे किया जाता है, वो किया जाता है आर्द्रता मापी जो होती है वो हाइग्रोमीटर द्वारा किया जाता है, ठीक है, वो हाइग्रोमीटर द्वारा किया जाता है। जब भी वायुमंडलीय प्रेशर का मापन जो होता है वो किससे किया जाता है, वायुमंडलीय प्रेशर का मापन किया जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मापन बैरोमीटर द्वारा किया जाता है। इसके अलावा हवा के वेग जो होते हैं, हवा के वेग जो होते हैं उसकी चाल कितनी है, उसका मापन जो है एनीमोमीटर यानी एनीमोमीटर द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर वायुमंडलीय दाब का मापन किया बैरोमीटर, वहीं सापेक्षिक आर्द्रता का माप हाइग्रोमीटर, हवा के वेग का मापन एमोनोमीटर द्वारा किया जाता है। तो अंततः इसमें ऑप्शन सी सही है, यानी 1 2 3। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। इसके अलावा रिलेटिव ह्यूमिडिटी की थोड़ी बात कर लेते हैं, सापेक्षिक आर्द्रता की। सापेक्षिक आर्द्रता होती क्या है, अभी क्वेश्चन में आया था ना, सापेक्षिक आर्द्रता होती है जल में कितना परसेंट एयर जो है, सॉरी, जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है वो एयर में उपस्थित जो है जलवाष्प की मात्रा को जो है निर्धारित करती है, ठीक है। यानी अगर लो ह्यूमिडिटी यानी शुष्क से हाई ह्यूमिडिटी, जहां बारिश हो रही, जहां उष्णकटिबंधीय, अगर बात करें उष्णकटिबंधीय जलवायु में जाते हैं, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी में क्या आता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी में जो है आप देखेंगे कम आता है, यानी तापमान जैसे बढ़ता जाता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम होती चली जाती है, ठीक है। अमाउंट ऑफ वाटर इन एयर जो है 10 डिग्री सेल्सियस पर देखेंगे तो वो जो है तापमान जो है देखेंगे एट 10 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा, 100% जो है वाटर वेपर मिलेगा। तो तापमान जैसे ह्यूमिडिटी जो है लो ह्यूमिडिटी हाई ह्यूमिडिटी जब जाएंगे तो रिलेटिव सापेक्षिक आर्द्रता में कमी आएगी, ठीक है। तो ये आप जो है पॉज करके देख लीजिएगा, अगर आपको और अच्छे तरीके से समझना है तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके लिए अलग से वीडियो बना देंगे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों में से पृथ्वी की सतह पर तापमान को प्रभावित करते हैं। ऑप्शन 1 ऊंचाई, अक्षांश ऊंचाई, भूमि और जल का वितरण, महासागरीय जलधाराएं, स्थल स्वरूपित और उद्योग, मानव बस्तियां। सही कूट आपको चूज करना है। इसमें पूछा है निम्नलिखित कारकों में से कौन पृथ्वी की सतह पर तापमान को प्रभावित करते हैं। तो ऑप्शन 1 की बात करें, जो पृथ्वी की सतह की बात करें, तो ऑप्शन 1 अक्षांश होता है, मौसम और जलवायु के तापमान की विभिन्नता को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का चक्कर लगाने और पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुके होने के कारण क्या होता है, ऋतु के आधार पर सूर्य की प्राप्ति ऊर्जा में विभिन्नता देखने को मिलती है, जिसका तापमान का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। तो अक्षांश तो शामिल रहेगा पृथ्वी की सतह पर तापमान को। सपोज ये सन है और पृथ्वी जो है 23.5 डिग्री झुकी हुई है, तो जो इसके सीधे पड़ेगी वहां पर तापमान जो है देखेंगे तो तापमान उसको ज्यादा प्रभावित होगा। यानी अगर बात करेंगे जैसे जैसे इसकी स्थिति पृथ्वी की चेंज हो रही है, अक्षांश स्थिति चेंज हो रही है, वैसे वैसे उस अक्षांश पर जो है तापमान के प्रभाव पृथ्वी पर अलग अलग हो रहे हैं। ऊंचाई की बात करें, ऊंचाई भी जो है प्रभावित करती है, ठीक है, पृथ्वी। उसके अलावा बात करें भूमि और जल की बात करें तो ये भी प्रभावित करती हैं, क्योंकि जल की विशिष्ट उष्मा क्षमता के कारण जल की सतह की तुलना में भूमि की सतह अधिक तीव्र से गर्म और ठंडी होती है। इसी कारण देखेंगे गर्मियों में गर्मी, सर्दियों में ठंड से धूप महाद्वीपीय के आंतरिक भागों से तटीय क्षेत्रों की तुलना में तापमान अधिक अंतर पाया जाता है, तो ये भी होगा।
इसके अलावा महासागरीय जलधाराएं, तो ये भी होगा। सागरीय जलधाराओं द्वारा ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण होता है। गल्फ धारा जो होती है, उत्तरी अटलांटिक धारा के कारण पश्चिमी यूरोप के तटीय क्षेत्रों में अधिक ऊष्मा बनी रहती है, जिससे उनके बंदरगाह बर्फ मुक्त बने रहते हैं। इसी प्रकार देखेंगे ठंडी जलधाराओं के कारण गर्मियों के दौरान तापमान में गिरावट आती है, विशेष रूप से तप या अपतटीय पवनों द्वारा स्थलीय क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। ठीक है, ऑप्शन 5 देखेंगे तो ये भी सही है, क्योंकि स्थल रूप अवरोध यानी विशेष रूप से बड़ी जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर होने वाले हवा के प्रवाह को अवरोध करते हैं, जिसके कारण किसी क्षेत्र के तापमान प्रभावित करता है, फॉर एग्जाम्पल हिमालय। इसके अलावा ह्यूमन गतिविधि जो है, जैसे वनों की कटाई, बड़े जल भंडारों का निर्माण, औद्योगिक प्रदूषण स्थानीय जलवायु प्रतिरूप को प्रभावित करता है। इस प्रकार वैश्विक जल स्तर पर तापमान को प्रभावित करता है। इसमें देखेंगे ऑप्शन डी शामिल है, यानी सभी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के। हाल ही में अरब सागर में तीव्र चक्रवात का निर्माण देखा गया है, पहले की बात कर रहा है। इसके लिए निम्नलिखित कौन सा जिम्मेदार, यानी अरब सागर में तीव्र चक्रवात के लिए कौन जिम्मेदार है? एल नीनो, ऑप्शन 2 पॉजिटिव डाइपोल, इंडियन डाइपोल। इसके अलावा ऑप्शन 3 अरब सागर में कम नदियों के प्रवाहित होना, ऑप्शन 4 अरब सागर से घिरी हुई प्रकृति। सही उत्तर चूज कीजिए। अरब सागर में तीव्र चक्रवात जो आते हैं, तो इसमें ऑप्शन 1 देखेंगे तो एल नीनो जो होता है। अगर एल नीनो की बात करें दोस्तों, सबसे पहले आपको एल नीनो समझा देते हैं। पहले हमको एल नीनो दिखाते हैं होता क्या। ये देखिए नॉर्मल ईयर में क्या होता है और एल नीनो ईयर में क्या होता है। एल नीनो और एक घटना होती है ला नीना। ये जटिल मौसम पैटर्न होता है जो विषुवत रेखीय प्रशांत महासागर क्षेत्र में तापमान में विभिन्नता का घटित होता है। इसके अलावा अगर बात करें एल नीनो की, एल नीनो जो है एक ऐसी घटना होती है जो सबसे पहले क्या होता है, पेरू के मछुआरों ने पेरू के तट से दूरी की सतह पर असमान रूप से गर्म होने के रूप में जाना था, पहले की बात कर रहा है। स्पेनिश प्रवासियों ने इसे एल नीनो कहा, जिसका अर्थ होता है छोटा लड़का। ठीक है, तो एल नीनो घटना एक नियमित चक्र नहीं है, इसकी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। ये 2 से 7 वर्ष के अंतराल पर अनियमित रूप से आती जाती रहती है। ठीक है, जब क्या होता है पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागरीय क्षेत्र यानी एल नीनो में क्या होता है, तटीय क्षेत्र ये जो होता है नॉर्मल ईयर में ठंडा रहेगा, लेकिन जब एल नीनो ईयर आएगा तो ये क्या होता है, असामान्य रूप से गर्म हो जाता है। तो समुद्र के ऊपर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। इसे ही जो है क्या होता है, इसका जो हवाएं रहती हैं वो नॉर्मल ईयर में इधर से इधर चलती हैं। जब नॉर्मल ईयर में क्या होता है, पेरू वाला जो होता है यहाँ पर जो है कोल्ड करंट का प्रभाव रहता है, यहाँ पर जो है प्रेशर ज्यादा रहता है, टेम्परेचर कम रहता है। लेकिन जब एल नीनो ईयर आएगा तो यहाँ पर क्या होगा, इसकी अपेक्षा ये ज्यादा गर्म हो जाएगा। तो साउथ इक्वेटोरियल करंट क्या होती है, जो इधर से इधर चलनी चाहिए वो इधर से इधर चलने लगती है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो हाई प्रेशर बन जाता है और टेम्परेचर यहाँ पर ज़्यादा होने से यहाँ पर लो प्रेशर बन जाता है। तो हमेशा जो हवाएं चलेंगी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलेंगी। तो इस कारण देखेंगे असामान्य रूप से जो पेरू का तट है प्रशांत महासागर वाला, साउथ प्रशांत महासागर, वो लोग गर्म हो जाता है। तो इसके प्रभाव के कारण क्या होता है, ये एल नीनो की घटना होती है। अब इसका प्रभाव क्या होता है, एल नीनो की जो अवधारणा को समझने के लिए प्रशांत महासागर में एल नीनो की रहित अवस्थाओं से परिचित होना आवश्यक है। क्योंकि अगर बात करें प्रभाव की बात करें तो एक होता है सामान्य नॉर्मल, जिसमें क्या होता है शक्तिशाली व्यापारिक पवनें पश्चिम की ओर जो उष्णकटिबंधीय प्रशांत यानी कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य स्थित प्रशांत महासागर क्षेत्र में चलती हैं। ये सामान्य नियम है। ठीक है, अगर बात करें महासागर पर प्रभाव क्या होता है, तो एल नीनो समुद्र के तापमान में क्या होता है, जो है समुद्र की धाराओं गति और सख्त तटीय मत्स्य पालन और ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण अमेरिका और उसके आगे तक स्थानीय मौसम को प्रभावित करता है। वर्षा में वृद्धि हो जाती है क्योंकि गर्म जल सतह का प्रभाव कारण वर्षा में वृद्धि होती है। इसकी वजह से क्या होता है, दक्षिण अमेरिका में भारी वर्षा होती है, जिससे तटीय क्षेत्रों में क्या होता है, बाढ़ आ जाता है। ठीक है, और अपरदन की क्रिया भी देखने को मिलती है। उसके अलावा नॉर्मल ईयर में यहाँ पर वर्षा होती है,
फिर जब एल नीनो रहता है तो बाढ़ और सूखे के कारण जो है होने वाले रोग में वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार देखेंगे बीमारियां भी पनपती हैं। एल नीनो की वजह से क्या होता है, विश्व के कुछ एक हिस्सों में हैजा, डेंगू, मलेरिया के मामलों में वृद्धि होती है। और सूखे के कारण देखेंगे जंगलों में आग लगती है। आपने सुना होगा ऑस्ट्रेलिया में आग लग गई, कैलिफोर्निया में आग लग गई। तो इस प्रकार जो है वहां पर विंटर भी अगर देखेंगे इस एरिया में नॉर्थ अमेरिका में वार्मर होता है एल नीनो के प्रभाव से। ऑस्ट्रेलिया के जो है पश्चिमी कोस्ट पर, सॉरी यहां पर भी जो है इसकी अपेक्षा जो है गर्म होता है। तो यहां पर देखेंगे तो जो है इसकी वजह से बाढ़ और ये सब घटनाएं देखने। इसके अलावा नकारात्मक के सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलते हैं। कभी कभी इसके सकारात्मक प्रभाव भी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए एल नीनो के कारण अटलांटिक महासागर में तूफान की घटनाओं में कमी आती है, जो यहाँ पर घटनाएं होती हैं। ठीक है। दक्षिण अमेरिका में एल नीनो के कारण दक्षिण अमेरिका के बारिश अधिक होती है, तो वहीं इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया इसके कारण क्या होता है, सूखे का कारण बनते हैं। क्योंकि यहाँ पर सूखे का कारण क्यों बनते हैं, क्योंकि यहाँ पर हाई प्रेशर बना हुआ है। हाई प्रेशर बना हुआ है, जब टेम्परेचर ही ज़्यादा नहीं है, टेम्परेचर लो है, तो यहाँ पर संवहन धारा ऊपर उठेंगे नहीं, संवहन करंट उठेंगे नहीं, पानी जो है वाष्पित होकर आता ग्रहण नहीं करके, तो यहाँ पर बारिश नहीं होगी। तो ठीक है, तो बारिश कहाँ होगी, एल नीनो में। एल नीनो में यहाँ पर होगी दक्षिण अमेरिका के पास। बाकी विशेषता आपको जो है आगे हमने इसका पीडीएफ पहले ही एल नीनो का, ला नीनो का अपलोड कर दिया है, वहां पर आप देख सकते हैं। ठीक है। तो ये कुछ व्यापारिक ट्रेडिशनल जो है हवाएं हैं उनके बारे में आप देख लीजिएगा, आपने पढ़ा ही होगा। इसमें आप हॉर्स लैटिट्यूड देख लीजिएगा किसे कहा जाता है। ठीक है, कभी कभी पूछ लेता है। डोल्ड्रम जो होता है ये यहाँ पर शांत क्षेत्र होता है, यहाँ पर कोई हवा नहीं चलती है। ट्रेड विंड, इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। इसके अलावा ये एल नीनो के बारे में हमने बता ही दिया कि एल नीनो जो होता है समुद्र की सतह का तापमान बहुत अधिक बढ़, जबकि ला नीनो समुद्र सतह का तापमान कम हो जाता है। ये सभी फीचर्स आपको याद रखना है, ये मैंने बता ही दिया उसके प्रभाव क्या होता है। अब दोस्तों बात करते हैं इंडियन डायपोल। तो इंडियन डायपोल जो होता है भारतीय मानसून की अनियमितता से संबंध है, जिसका संबंध हिंद महासागर से है। ठीक है, ये दो प्रकार से होता है, निगेटिव और पॉजिटिव। पॉजिटिव पूछा है क्वेश्चन में, अभी क्वेश्चन को भी देखेंगे। ठीक है, इंडियन डायपोल होता है समुद्र की सतह का तापमान एक अनियमित दोलन होता है, जिसमें पश्चिमी हिंद महासागरीय सतह का तापमान पूर्वी हिंद महासागर की तुलना में क्रमिक रूप से कम या अधिक होता है। ठीक है, तो ये हो गया इंडियन डायपोल, जिसका पीडीएफ हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। और ये तीन प्रकार से होते हैं। एक तो होता है तटस्थ यानी न्यूट्रल, सामान्य हिंद महासागर जो होता है डायपोल। एक होता है नकारात्मक, एक होता है सकारात्मक। ठीक है, तो तटस्थ जो होता है उसमें जो है ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पश्चिमी तट से प्रशांत महासागर के कारण जो होता है, प्रशांत महासागर के गर्म जल धारा के प्रवाह कारण पूर्वी हिंद महासागर में समुद्र जल का तापमान सामान्य से थोड़ा बढ़ जाता है। वस्तुतः क्या होता है, पूर्वी हिंद महासागर में सामान्य से थोड़ा अधिक वर्षा होती है, तो इसे न्यूट्रल इंडियन डायपोल कहा जाता है। अगर नकारात्मक निगेटिव इंडियन डायपोल की बात करें दोस्तों, तो जब जो है पूर्वी प्रशांत महासागर की बात करें, पूर्वी प्रशांत महासागर, सॉरी पूर्वी हिंद महासागर का तापमान पश्चिमी हिंद महासागर की तुलना में, यानी बंगाल की खाड़ी वाला की बात कर रहा है और अरब सागर की बात कर रहा है, तो वही पूर्वी हिंद महासागर का तापमान पश्चिमी हिंद महासागर की तुलना में सामान्य से बहुत अधिक हो जाता है। तो लगातार लंबे समय तक बने रहने के परिणाम स्वरूप क्या होता है, पूर्वी हिंद महासागर गर्म जल के प्रवाह से पूर्व जो होता है तापमान अधिक वृद्धि हो जाता है। ठीक है, ठीक है। अब बात करेंगे कि जो सकारात्मक होता है तो इसका उल्टा हो जाता है, जब पश्चिमी हिंद महासागर जो होता है पूर्वी हिंद महासागर तुलना में क्या अधिक गर्म हो जाता है, तो इसे सकारात्मक डायपोल का। अब इसके प्रभाव क्या है, इसकी पीडीएफ हमने अपलोड कर दी है। तो इस तरह ये एल नीनो नाल नीनो हो गया। ठीक है, अब इसमें कौन सा आंसर सही था ये देख लेते हैं, जो लास्ट आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो 20 वाले में डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो आज का हमारा 20 क्वेश्चन का टारगेट पूरा हुआ। आशा करते हैं आप सबको ये टेस्ट सीरीज पसंद आ रही हो। अगर पसंद आ रही हो तो और लोगों के पास शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और ला नीनो, एल नीनो, इंडियन डायपोल,
इन सब की पीडीएफ मैंने ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी है, 2-3 पेज का है, आप उसको जाके पढ़ लीजिएगा। आपके आगे आने वाले टेस्ट में काम देगा, अदर एग्जाम में काम देगा। और अगर कोई इंक्वायरी चाहिए तो हमारे पर्सनल नंबर पर आप एसएमएस कर सकते हैं, व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट सीरीज के साथ।